all the respected dignitaries, learned members of this profession, and dear participants joining from across the country. It is my great pleasure and privilege to extend a warm welcome to each one of you to this insightful webinar on government grants and subsidies, organized by the Central India Regional Council of ICAI. We are indeed honored to have with us a speaker CA Naveen Agrawal ji from Bareilly, who will guide us throughout the session. And I would also like to acknowledge the dynamic leadership of CA Ankur Kumar Gupta ji, Chairman of CARC, and CA Jayendra Kumar Tiwari ji, Secretary of CARC, for their continuing encouragement and support in organizing such a knowledge-enhancing program. A special mention to CA Nirbhik Gandhi, CA Dhaval Kothari ji, our program coordinator and regional council member, whose endless efforts have helped us bringing this session together. Let us use this opportunity not only to upgrade our knowledge, but also to seek the clarification on the practical challenges faced in this field. Once again, I welcome you all and looking forward to a wonderful session. Thank you. Now we will head towards the inaugural remarks and CARC address. We will have with us CA Ankur Kumar Gupta ji and CA Dhaval Kothari ji. Ankur Kumar Gupta ji as the chairman of CARC. I would like to respectfully invite CA Ankur Kumar Gupta ji, Chairman CARC of ICAI, to kindly share his words of wisdom and set the tone for today's session. Sir, member would like to hear from you. Thank you, Pankaj ji. Thank you, sir. Respected speaker नवीन जी, जो आज के हमारे मेन सूत्रधार हैं, जो मेंबर्स को अपने ज्ञान या अपने जो बोलते हैं जो सीखा है कुछ उसको शेयर करने की कोशिश करेंगे आप सब लोगों से। और मेरे को कलीग निर्भीक गांधी जी, धवल कोठारी जी, दोनों राजस्थान से हैं, भीलवाड़ा और जोधपुर से। तो आप सब लोग और पंकज भाई आज मॉडरेट कर रहे हैं, और सीआईआरसी की हमारी टीम जो बैक एंड पे अच्छा काम कर रही है, पूरी सीआईआरसी की टीम हमारी। तो आप सब लोगों के ऑन द बिहाफ ऑफ सब पूरी टीम के बिहाफ पे मैं आपको संबोधित कर रहा हूँ। ये हमारा मॉडल जो वेबिनार करने का पर्पस था, उसका पर्पस यही था कि हम नए स्पीकरों को डेवलप करें, नए मौके दें, कि जिससे क्या है कि बहुत सारी ब्रांचेज होती है। ब्रांचेज में जैसे मैं विजिट कर रहा हूँ, तो विजिट पे भी मैं ये बोलता हूँ कि आप सीपी प्रोग्राम करने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको सीपी हॉर्स देना है, मेरे को सीपी 2 घंटे 3 घंटे 5 घंटे देने नहीं रिक्वायरमेंट। हमको ज्ञान देना है, हमको हमारे नॉलेज शेयर करना आपस में। तो नॉन सीपी भी प्रोग्राम कर सकते हो। जैसे कई बार क्या बोलते हैं मेंबर कि ब्रांचों में मेरी बात हुई तो मेंबर ये बोलता है कि सर है ना, हमारे आते नहीं है मेंबर। नहीं आए, 10 आए, 15 आए, 20 आए, 50 आए, जो भी मेंबर आए, आप नॉन सीपी प्रोग्राम करो ना। कहाँ दिक्कत है? आपको सीपी करने की रिक्वायरमेंट है कि आप सीपी, आपको स्ट्रक्चर रखना है कि आप सीपी रखते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रखो तो भी कोई बात नहीं है। बट आपको हर सैटरडे हर वीक में प्रोग्राम रखना मैं मानता हूँ जरूरी है, जिससे कि मेंबर से इंटरेक्शन होता है, जो आपस में हम काम करते हैं, जो प्रॉब्लम आती है उनका सोल्यूशन निकलता है, मिलने से, चीजों से, करने से, बात करने से आपस में। क्योंकि ये चीजें मैंने सीखी है। जैसे अभी हमने एक इसकी वो चला रखी है, एक मुहिम चला रखी है, संवाद से समाधान। हर मंथ हम वीक के मिड में एक कोशिश कर रहे हैं कि हम मेंबर से संवाद करें, जिससे ये हो कि मेंबर्स की कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन निकले। और उसी की तर्ज पे एज ए स्पीकर डेवलप कर रहे हैं। साथ में हर वीक में हम कोशिश कर रहे हैं 1-2 प्रोग्राम एटलीस्ट करने की। आने वाले टाइम में हम एक जीएसटी का अच्छा प्रोग्राम करने की नई कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हम पहले से ही मेंबर्स को एज ए केस स्टडी देंगे। 4-5 केस स्टडी उनको दे देंगे, जिससे उनको मेंबर पढ़ेगा, उनमें कुछ क्वेश्चन हमने ड्राफ्ट किए हुए होंगे, वो क्वेश्चन को समझेगा, और उसके बाद में हम 5 दिन बाद में, 3 दिन बाद में उसका सेशन रखेंगे, जिससे कि मेंबर उस क्वेश्चन जो उसने समझा था केस स्टडी के बेस पे, उसका डायरेक्ट लिंक निकाल सके कि मैंने क्या समझा था और स्पीकर क्या बताना चाह रहा है। अगर वो सही डायरेक्शन में है तो बहुत अच्छा है, और डायरेक्शन चेंज होता है तो वो मेंबर करेक्ट हो जाएगा कि कहाँ मैंने क्या किस डायरेक्शन में सोचा था और किस डायरेक्शन में क्वेश्चन लेके जा रहे हैं। तो कोशिश कर रहे हैं वो भी आप सब लोगों की मदद से। तो मैं आप सब लोगों की कोशिश करूंगा कि आप सब लोग मेरी हेल्प करें, हम सब लोग मिलके ये काम करें, जिससे कि मेंबर्स को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट निकले। क्योंकि हम एक दूसरे की जो सहायता करते हैं, हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं, उससे बेनिफिट निकलता ही निकलता है। और दूसरा, इस वेबिनार का पर्पज ये है कि जहां ब्रांचेस नहीं है वहां सीपी स्टडी सर्किल है, तो उन सीपी स्टडी सर्किल को मोटिवेशन मिलता है कि इस तरह से भी वो काम कर सकते हैं। और दूसरा, जहां सीपी स्टडी सर्किल भी नहीं है तो वहां कोशिश हम नए सीपी स्टडी सर्किल बना रहे हैं एज पर गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। अगर बन सकते हैं तो, नहीं है तो भी कोशिश कर रहे हैं कि उनको कैसे ना कैसे स्ट्रीम लाइन में जोड़ा जाए, जिससे कि मेंबर्स को बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा मिले, और जो मेंबर्स की प्रॉब्लम है उनको सुन के और उनका सॉल्यूशन निकाल पाए। यही एक सीआईआरसी की मुहिम है।
और आपने मुझे बोलने का मौका लिया दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और स्पीकर नवीन जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने टाइम निकाला, अपना प्रेशियस टाइम निकाला हमारे मेंबर्स के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओवर टू पंकज जी। थैंक यू सर। सर, मैं मेंशन करना चाहता हूँ कि जयेंद्र तिवारी जी अगर पैनल पे हैं तो वो कुछ अपने शब्द शेयर करें, और अगर वो उनकी एब्सेंस इन इन एब्सेंशिया, तो अगर धवल कोठारी जी या निर्भीक जी में से कोई अगर एक हमें मेंबर्स को एड्रेस करना चाहे तो प्लीज, धवल सर। Thank you, today's moderator Pankaj Bhai, थैंक यू। respected Chairman CIRC, C. Ankur Kumar Gupta ji, my council colleague C. Nirbhik Gandhi ji, today's speaker C. Naveen Agarwal जी, और सारे मेंबर्स जो थ्रू आउट रीजन जुड़े हुए हैं, उन सभी को आज के वेबिनार जो बहुत स्पेसिफिकली सोच के बनाया गया है कि एक नया फील्ड जो हमें चूज करना है, उस फील्ड के थ्रू हम हमारी स्किल्स को इम्प्रूव करके, चाहे एडवाइजरी पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे टैक्सेशन हो, कंप्लायंस हो, चाहे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग हो, अगर ये नॉलेज हम लेकर जाते हैं और नॉलेज को अगर हम ग्रेटर वैल्यू में अगर शेयर करते हैं अपने क्लाइंट्स के साथ, तो डेफिनेटली हम लोगों के पास एक नया एवेन्यूज जनरेट हो जाता है जहां से हम हमारे लिए अपनी बहुत कुछ रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। I am confident today's webinar will enrich our understanding and take us a step ahead professionally. Thank you for giving me a chance to speak. Over to you, Pankaj Bhai. Yes, sir. Without taking much further time, I would like to introduce our today's speaker of this session in a short. Uh, CA Naveen Agarwal ji is a practicing chartered accountant and served Bareilly branch as a vice chairman of the SICASA. He has previously held key positions including treasurer and managing committee member at the Bareilly branch of ICAI, reflecting his active contribution to the profession and its development. CA Naveen Agarwal has been a distinguished faculty and speaker for several wings of ICAI, including the Digital Accounting and Assurance Board and the Committee on the Financial Market and the Investor Protection, and international collaborations like the South Asian Federation of Accountants. He is also empaneled speaker with EMFI and a certified investor advisor with NISM. His domain knowledge spans across government grants and subsidies, startup and MSMEs incentives, equity derivatives, artificial intelligence, taxation, and virtual digital assets like crypto and NFT. His sessions have been well received at the reputed universities like TMU, Invertis, and he has trained corporate teams such as SDFC Bank and Alcatel Lucitent India Limited. Yes, his insights have been widely covered by the leading platform like G Business, Economics Times, Dainik Jagran, G UP UK, and 92.7 Big FM, reinforcing his status as a recognized voice in this profession and startup ecosystem. We are privileged to have him with us today to enlighten us on the complex yet vital subject for the government grants and subsidies. Thank you, Naveen sir. Today you are with us for this wonderful deliberation. Now I will hand the session to today's speaker, CA Naveen Agarwal ji. Thank you, Pankaj ji. Thank you for such a warm introduction. And thank you, Ankur ji, CISC chairman, for giving me such opportunity to share my views on this important topic, the government grant and subsidies. Thank you, Dhaval ji, for joining us. Thank you, Nirbhik bhai, and the whole CIRC team to arranging this webinar. And I have tried to cover up all the aspects of government grant, which is ongoing for central level and state level also. I have also tried to incorporate few aspects which is state specific. So we will first of all cover the general points like what is the common policies which is applicable to all over India, the whole India, and then we will discuss few policies because this is a very deep subject, and the even 1 hour or a day or maybe a month will be not enough because policies बहुत सारी है, so we have to keep the time limit, और हम उसके accordingly we will try to give the members an insight of every policy, and which is first of all we will discuss the sectors, the common policy, then we will go into sector specific policies. तो common policies जो कोई भी claim कर सकता है, and then sectors के accordingly we will discuss. पंकज जी, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे CA नवीन अग्रवाल 7 से लॉगिन होगा उसको अलाउ कर दें, तो वो मैं Actually, sir, I am not the authorized host. Yes, I can.
So I will be able to share my screen. Naveen Agarwal, yes. Allowed to talk. Yes, I had allowed. I have actually raised my hand in that ID. So you Okay. can Yes, yes, I have done. just a second. So let me share my screen and today PPT for this. Okay. It is actually not showing the नवीन भाई, आप है share. ना जो जो अपना पैनलिस्ट वाला लिंक है ना, हाँ जी, हाँ जी। वो वाला लिंक यूज करके आप लॉग इन कर लीजिए उस वाली आईडी से, जो ग्रुप वाला हमारा लिंक है अपना। जो हाँ पैनलिस्ट वाला, हाँ, क्योंकि ये पार्टिसिपेंट लिंक है जिससे आपने लॉग इन किया है। ओके ओके, दैट इज पार्टिसिपेशन बना दो सर, इसी को कंटिन्यू करो सर। खान सर, यस सर। इनको पार्टिसिपेशन, नवीन जी को पार्टिसिपेशन बना दो, इन्होंने उसमें ज्वाइन किया है। नहीं, मैंने किया तो डिक्लाइन कर दिया उनने। एक बार वो दोबारा बना रहे हैं आपको, accept कर मैं लो। ग्रुप से जो अभी पंकज जी ने ग्रुप पे शेयर किया वहां पे है कोई लिंक हमारे पास? नहीं, वहां से भी कर दो, नहीं, इसको बना देंगे, सर इसी को मैंने बना आपको देंगे। प्रमोट पैनलिस्ट करके एक भेजा है, ओके करके। पैनलिस्ट का ओके, आप आपके पास एक पॉपअप आएगा, उसको ओके कर देना। खान साहब बना दो इसको। ये नवीन अग्रवाल 7@gmail से मैं लॉग इन कर रहा हूँ। मैंने उसको साइन आउट कर दिया है, दोबारा लॉग इन अगेन। अभी मैं पार्टिसिपेंट ही आ रहा हूँ। नहीं, आ गए, को होस्ट आ गए ना इसमें। दूसरा बना दिया क्या आपने? एक बार को फिर इसको रिमूव करते हैं, रिमूव। सर आपको पॉपअप आएगा प्रमोट पैनलिस्ट करके, आप यस कर दीजिए। सर जो आप लिंक से पैन अटेंडीज में आप गए हैं उस लिंक पे आएगा। चलिए, मेरे पास कोई लिंक नहीं आ रहा है, मैं लॉग इन कर रहा हूँ, बार बार मेरा लॉग इन हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरे पास कोई पॉपअप नहीं आया अभी तक। आप सर अपना स्लाइड मुझे दीजिए, मैं शेयर करूँ यहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए। मैं एक मिनट चैट से उसमें मैंने दोबारा आपको लिंक कर दिया, आप एक बार रिमूव होके दोबारा हाई ज्वाइन कर लिखा लीजिए। है, जिससे इस आईडी को इसको आप एनालिस्ट में ऐड कर लीजिएगा, जो भी मैंने हाई लिखा है चैट। ज्वाइन एज पैनलिस्ट। हाँ, हो गया आपका? थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी ओके, जी। डन। अब शेयर करो। I hope now screen will be visible. Yes, yes, yes. Screen now visible. So basically, the topic is government grants and subsidies. So पहले मैं स्टार्ट करूंगा जो कॉमन ग्रांट्स है, हम लोग एक थोड़ा बेसिक डिफरेंस बता दूं कि हम लोग कई बार इंटरचेंजली ग्रांट्स एंड सब्सिडीज को एक ही मान लेते हैं। सो द बेसिक डिफरेंस जो ग्रांट एंड सब्सिडीज में है वो ये है कि सब्सिडीज ऑलवेज रिक्वायर अ इन्वेस्टमेंट, कि आप कुछ इन्वेस्टमेंट एक्स अमाउंट इन्वेस्ट करिए, उसका कुछ पार्ट गवर्नमेंट आपको रिइंबर्स करती है, दैट इज कॉल्ड सब्सिडी। बट इन अ केस व्हेन वी गॉट अ ग्रांट, तो वहां पर इन्वेस्टमेंट कंपलसरी हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। So government grants is where when government give you ad hoc basis money to just use as per the specific reasons. So I'm starting with the startup grants and incentives, क्योंकि अभी जो सबसे ज्यादा grants मार्केट में इस समय जो मिल रही है वो startups को मिल रही है। So first of let's understand the concept of the startup. तो
पहले स्टार्टअप्स को अगर हम समझ ले तो उसको लेकर भी वही बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शंस मार्केट में है कि कई लोग कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसको स्टार्टअप बोलने लगते हैं। जैसे किसी ने एक्स कोई बिजनेस स्टार्ट किया, नॉर्मल कोई मैन्युफैक्चरिंग करी, कोई नॉर्मल ट्रेडिंग करनी शुरू कर दी, वो कहता है मैंने एक स्टार्टअप शुरू करा है। नॉर्मली लोग ना स्टार्टअप को बिजनेस से इंटरचेंज करने लगे हैं, बट वहां पर भी एक मेजर डिफरेंस जो हमें समझने की जरूरत है स्टार्टिंग में, टू गेट द बेनिफिट्स ऑफ स्टार्टअप, दैट all businesses are not startup but all startups are businesses। अब ये कैसे है पहले हम समझ लेते हैं। सो बिजनेस को हम लोग समझते हैं कि एनी एक्टिविटी विच इज डन एंड मेंट फॉर प्रॉफिट इज अ बिजनेस। और नॉर्मली बिजनेस में हम लोग ये पांच कंपोनेंट मानते हैं, दैट लीगल स्ट्रक्चर उसका, एक लैंड, कैपिटल, ह्यूमन रिसोर्स, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सारी चीजें होती है तो हम उसे बिजनेस मानते हैं। बट व्हाट इज स्टार्टअप? स्टार्टअप वो बिजनेस है जो या तो इनोवेटिव है या स्केलेबल है। सो अभी हम लोगों के पास इनोवेटिव वाला तो में हमने ये सारी चीजों को समझा कि शार्क टैंक में आपने देखा होगा कि केवल ऐप वाले लोग ही नहीं आए, बल्कि ऐसे लोग भी थे जो लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे, जो लोग कंज्यूमर गुड्स बना रहे थे। तो कई लोगों के मन में डाउट आया कि ये लोग कैसे स्टार्टअप हो सकते हैं। सो ये स्टार्टअप है इसी डेफिनेशन की वजह से कि वो स्केलेबल है या फिर वो हाईली एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं। तो अगर मैं कहूँ तो ये चार पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि या तो वो टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं या वो इनोवेशन आइडिया है जो आगे जाकर स्केलेबल बिजनेस में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप अपने क्लाइंट को ये सजेस्ट कर सकते हो कि नॉर्मली हम लोग, मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ, ये डेफिनेशन का बहुत छोटा सा पार्ट है लेकिन ये बहुत बड़ा क्वालिफाइंग पार्ट है। अगर आप अपने क्लाइंट्स की लिस्ट में से इन चीजों को दोबारा रिव्यू करेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत सारे आपके क्लाइंट हैं जो स्टार्टअप्स के बेनिफिट लेने के लिए एलिजिबल हैं और आगे 10 साल तक उनके लिए वो बेनिफिट अवेलेबल है। अगर ऐसा भी नहीं कि क्लाइंट आपका पहले जो रजिस्टर हो चुका है पिछले साइन में, उसको आगे 10 साल तक बेनिफिट्स हैं, वो क्या क्या है वो मैं एक बार डिस्कस कर रहा हूँ। एज पर इनकम टैक्स, पहले इसको जरा कंप्लीट कर लेते हैं कि इनकॉर्पोरेटेड शुड बी एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और अ पार्टनरशिप फॉर्म और एलएलपी। उनका कॉन्स्टिट्यूशन ये होना जरूरी है स्टार्टअप्स के लिए टू गेट द इंसेंटिव्स। सेकेंड एक कंडीशन है कि उनका टर्नओवर 100 सीआर से ऊपर नहीं जाना चाहिए। 100 सीआर से ऊपर चले जाता है तो उनको कोई इंसेंटिव नहीं मिलते हैं। और थर्ड है कि वो कोई पुराने बिजनेस को रीस्ट्रक्चर करके नया बिजनेस इस तरह से ना बनाओ। अगर ये चीजें वो क्वालिफाई कर जाते हैं तो वो एक एलिजिबल स्टार्टअप है, फिर वो आगे ग्रांट और इंसेंटिव दोनों के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। सो बेनिफिट्स क्या है? पहला बेनिफिट मैंने आपको बताया कि उनको टैक्स एग्जेम्पशन मिलेगी 3 साल के लिए, 3 कंटिन्यूअस ईयर्स के लिए मिलेगी। जैसे आपने कोई भी स्टार्टअप को रजिस्टर कराया 2025 में, तो उसके पास 2035 तक एक ऑप्शन है। 2025 में रजिस्टर कराया तो 2035 तक ऑप्शन है कि वो कोई भी 3 साल कंटिन्यूस सिलेक्ट कर सकता है जिसमें उसको नो टैक्स देना होगा। हालांकि उसे मैट या एएमटी, हम लोग अल्टरनेट मिनिमम टैक्स कहते हैं, या मैट है, वो उसे पे करना पड़ेगा, बट वो भी आपको पता है आगे 10 साल उसका क्रेडिट मिल जाता है। तो नेट इफेक्ट आप कहेंगे तो जीरो टैक्स है 3 इयर्स के लिए। अगर यही मैं बैक डेट में जाऊं तो ऐसा नहीं कि कोई क्लाइंट जो आपके पास अभी है आप उसका आज भी स्टार्टअप ले सकते हैं। अगर वो 2016 के बाद रजिस्टर हुई है, कोई कंपनी या एलएलपी या पार्टनरशिप में अगर 2016 के बाद रजिस्टर हुई है, तो आज भी आप उसको रजिस्टर कराकर ये टैक्स एक्सेम्पशन उसको दिला सकते हैं, क्योंकि आपके पास 2016 से 2000 के आगे के 10 साल तक का ऑप्शन है। दूसरा, इसमें एक सेल्फ सर्टिफाइड आपको पोर्टल दिया गया है जिसके थ्रू 30 से ज्यादा लेबर लॉज में आप अपने आप को सेल्फ सर्टिफाइड डिक्लेयर कर सकते हैं और आपको 5 साल तक कोई इंस्पेक्शन आपके यहाँ नहीं होगा। थर्ड ये है आपका एंजल टैक्स। हालांकि अब ये रिलेवेंट नहीं रहा क्योंकि इस बजट से एंजल टैक्स को हटा दिया गया कि आप अपने शेयर्स को फेयर मार्केट वैल्यू से भी ज्यादा पे बेच सकते हैं। दैट वाज आल्सो यूज्ड फॉर समवेयर कैपिटल प्लानिंग जो लोग करते हैं उसमें भी ये बहुत रिलेवेंट सेक्शन रहा है। इसके अलावा जो स्टार्टअप में आप, अगर ये इस तरीके का एलिजिबल स्टार्टअप है और आपको मान लो कहीं से कैपिटल गेन हुआ, उसका अमाउंट आपने इसमें इन्वेस्ट कर दिया, तो आपको एक 54 जीबी में कैपिटल गेन की एग्जेम्पशन भी अलग से मिल सकती है। जो कई लोग परेशान होते हैं कि हमारे पास कोई एग्जेम्पशन नहीं है अवेलेबल, सो दिस इज द रेसिड्यूटरी एग्जेम्पशन जो इससे मिलती है। बाकी का एक जो एडिशनल बेनिफिट है, यहाँ पे जो लोग कहते हैं ना कि हमें
इन्वेस्टर नहीं मिलता। तो यहाँ आपको पूरा कॉन्टैक्ट नंबर के साथ पूरी डायरेक्टरी मिलती है, जिससे आप देख सकते हो कि कैसे आपको सारे इन्वेस्टर्स के कॉन्टैक्ट नंबर, वो सारी चीजें आपको इसमें प्रोवाइड होंगी। उसके अलावा कुछ कंपनीज एक्ट के भी बेनिफिट है। आपको डिपॉजिट का जो ट्रीटमेंट होता है हमारा, वो उसमें एग्जाम किया गया है। स्टार्टअप्स को अब कंपनीज एक्ट ने भी रिकॉग्नाइज किया है। उसके अलावा आपको बोर्ड मीटिंग करनी होती है, वो आपको हर 90 डेज के गैप में करनी है, वो आपको हर हाफ ईयर में एक करनी है। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अभी मैं मेन मोटिव पे आता हूँ, जो हमारा आज का टॉपिक है उस पे आते हैं। बट मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि आगे ये जो ग्रांट है ये स्टार्टअप के लिए ही है। तो ये कॉमन ग्रांट है, ये पैन इंडिया एप्लीकेबल है, कोई भी ले सकता है। इसमें लगभग 20 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक की ग्रांट है। तो पहले हम समझ लेते हैं कि स्टार्टअप्स क्या होते हैं, फिर इनको ये ग्रांट हम कैसे दिला सकते हैं। देन हम लोग जो हमारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्री है उसकी भी बात करेंगे। तो अगर किसी को भी स्टार्टअप रिकॉग्नाइज कराना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्टार्टअप इंडिया पोर्टल पे रजिस्टर कराना पड़ेगा उस क्लाइंट को, या एक आजकल एक NSWS एक नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम बनाया है, जिसपे सारे रजिस्ट्रेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी हो वो सब इस पे अवेलेबल है। तो आप इस पे जाकर अपना बिजनेस का जो भी आपका आइडिया है, चाहे स्केलेबिलिटी कैसे आप करोगे, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग ही क्यों ना हो, उसको आप एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद सबमिशन करेंगे। सबमिशन के बाद कोई क्वेरी आती है तो उसको रीसबमिट करेंगे। आजकल की डेट में ये सर्टिफिकेट बहुत आराम से मिल जा रहा है, विद इन अ मंथ आपको ये सर्टिफिकेट मिल जाता है। उसके बाद उस सर्टिफिकेट बहुत सारे क्लेम दे रखे हैं कि आपको ग्रांट क्लेम करनी है, आपको टैक्स एग्जेम्पशन क्लेम करनी है, आपको लेबर लॉस का सर्टिफिकेशन करना है। जितने भी इंसेंटिव्स हैं वो सारे उस पोर्टल के बाद आप अपने आराम से उसको डील कर सकते हैं। तो ये बहुत आसान, बिल्कुल मैं इजी टास्क बता रहा हूँ, जो बिल्कुल जीरो लेवल, ग्राउंड लेवल से शुरू करके अभी हम आगे थाउजेंड्स करोड़ वालों इंडस्ट्री की भी बात करेंगे। बट जीरो से अगर कोई स्टार्ट कर रहा है तो वो यहाँ से शुरू कर सकता है सबसे पहला। अब उसमें हम लोग समझते हैं कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने कौन कौन से इंसेंटिव्स दिए स्टार्टअप्स को। तो एक तो स्टार्टअप इंडिया का प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ 2016 में। इसकी एक सीड फंड इंडिया स्कीम लॉन्च करी गई। सीड फंड इंडिया स्कीम ने कहा कि आप अपना आइडिया लेकर आइए और आप जो भी अपना प्रोटोटाइप बनाएंगे, जैसे सपोज करिए आपका टेक्नोलॉजी ड्राइवन है, तो आपने जो एप्लीकेशन की डेमो, हम लोग कहते हैं, या डेमो भी नहीं, अगर ओरिजिनल वर्जन भी आप बना रहे हो, तो जो पहला आप अपना एप्लीकेशन का इंटरफेस बनाओगे उसमें अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट होता है। उसके लिए आपको 20 लाख रुपए की ग्रांट देंगे, विच इज नॉन रिफंडेबल ग्रांट। या मान लेते हैं आप रेस्टोरेंट बना रहे हो, रेस्टोरेंट की आपने मान लो डोमिनोज या मैकडी की तरह आपने पहला आउटलेट बनाया, तो वो आउटलेट भी आपका प्रोटोटाइप है। कई लोगों के दिमाग में प्रोटोटाइप को लेकर ये मिसकॉन्सेप्शन है कि प्रोटोटाइप का मतलब केवल वही है जो मेरा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है। बट ऐसा नहीं है। आप आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा भी, आपका मान लो आपका मन है कोई शोरूम बनाने का, और आप कोई टेक्सटाइल का शोरूम बनाने वाले हो, टेक्सटाइल ब्रांड लॉन्च कर रहे हो, और बाद में आप उसको स्केल करके ले जाओगे। जैसा नॉर्मली हम लोग देखते हैं ना, कोई टेक्सटाइल ब्रांड आता है तो उसकी शुरू में तो 2 या 3 स्टोर ही होते हैं, बाद में ही तो वो बढ़ते हैं। तो उसको बनाने के लिए भी आप उसको प्रोटोटाइप ग्रांट को ले सकते हो 20 लाख रुपए। तो हम लोगों को थोड़ा अपना सोचने का नजरिया वहां तक ले जाना पड़ेगा कि हमें आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा दूसरी चीजें भी हम लोग कर सकते हैं। दूसरी दूसरी जैसे हम लोग ये रेस्टोरेंट वाला चीज हो गई, टेक्सटाइल शोरूम वाली चीज हो गई, इसको भी इसमें कवर कर सकते हैं। इसमें एक तो 20 लाख की ग्रांट मिलेगी, दूसरा आपको मिलेगा 50 लाख रुपए का लोन। ये ऑप्शनल है, रेपो रेट पर मिलता है आपको, यानी जो भी अभी जैसे 5.5 6.5 के बीच में रह रहा है रेपो रेट, उस रेट पे आपको 50 लाख का एक लोन है, ये ऑप्शनल है। उसके अलावा अभी मैं बात करूंगा आगे, यूपी गवर्नमेंट इसके लिए 32 लाख रुपए और दे रही है। 52 लाख रुपए तक की ग्रांट जो है केवल स्टार्टअप्स के लिए है, अगर यूपी की बात करूं मैं, और दूसरे स्टेट्स की भी बात करूंगा, अभी उत्तराखंड के भी स्टार्टअप्स में ग्रांट है। अब फिलहाल किसी हम स्टार्टअप को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला हमारा काम है कि हम इनोवेशन से स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास कोई नया आइडिया हो, उसका हम लोग मार्केट आइडेंटिफाई करें। जैसे मान लो चाहे वो रेस्टोरेंट है, चाहे वो कोई भी ऐप है। उसके बाद हम उसका प्रोटोटाइप डेवलपमेंट करेंगे, जो हमने अभी बताया कि पहला स्टोर हो सकता है वो ऑफलाइन, या फिर वो पहला कोई भी आपका एप्लीकेशन हो सकता है। मान के आपने मार्केट एग्रीगेटर का मॉडल चूज करा, और आपने जैसे स्विगी जोमेटो डिलीवरी एग्रीगेटर्स हैं, या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे फ्लिपकार्ट है, तो ये लोग एग्रीगेटर मॉडल पे चल रहे हैं। तो आपने जो भी एग्रीगेशन अपना एप्लीकेशन बनाना है वो, या आपने पहला अपना रेस्टोरेंट या कुछ और अपने ओपन करना है, या पहला आपको अपना क्लॉथिंग स्टोर खोलना है, वो आप प्रोटोटाइप डेवलपमेंट करेंगे। फिर आप टेस्टिंग करते हैं कि इसका
क्या रिजल्ट आ रहा है, क्या मार्केट का फीडबैक आ रहा है, उसके अलावा फिर हम लोग की फंड्स को अरेंज कैसे करना है। तो फंड्स को अरेंज करने के लिए भी बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास। सबसे पहला होता है हमारे पास जो हम लोग अपने फंड्स लगाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं बूटस्ट्रैपिंग। देन बूटस्ट्रैपिंग के बाद जब हम लोग पहला इन्वेस्टर लेकर आते हैं अपने किसी भी उसमें, तो हम उसको बोलते हैं एंजल इन्वेस्टर, क्योंकि वो इन्वेस्टर हमारे लिए एक एंजल की तरह होता है, तो हम उसका नाम भी एंजल इन्वेस्टर इसीलिए कहा जाता है। तो फर्स्ट इन्वेस्टर को ढूंढना है। अब ढूंढना कैसे है, उसके लिए मैंने आपको बताया, जब आप स्टार्टअप में रजिस्टर करेंगे तो आपको एक डायरेक्टरी टाइप उसमें आती है। जब आप डैशबोर्ड पे जाएंगे तो देयर विल बी अ डायरेक्टरी जहां पर लिखा होता है कि इन्वेस्टर्स के कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, वहां आप अपने प्रोजेक्ट को शेयर कर सकते हो, लाइन अप करा सकते हो। VCs के नंबर सारे होते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट के, जो उससे बड़ा फंड देने को तैयार होते हैं। तो पहला हमारा जो स्टेप होता है वो होता है एंजल इन्वेस्टर को ढूंढना। तो एंजल इन्वेस्टर के बाद फिर हम लोग आगे सीरीज ABC फंडिंग पे जाते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट पे जाते हैं, आगे IPO की बात करते हैं। मैं यहाँ ये चीजें ज्यादा डिटेल में कवर नहीं करूंगा क्योंकि थोड़ी सी ये स्लाइड्स उस तरफ है स्टार्टअप्स को लेकर। बट हम लोग आज के टॉपिक पर, क्योंकि हमने पहले सेशंस भी कुछ किए हैं जो हमने अपनी ब्रांचेस के साथ या दूसरे सेशंस में करे हैं, मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा कि ज्यादा गवर्नमेंट सब्सिडीज की तरफ फोकस करूं। ग्रांट्स के लिए मैं अभी आगे थोड़ा सा इसको ले जाऊंगा। एक इस पे आ जाते हैं, ये यूपी वाली जो ग्रांट है जो मैंने अभी बताई कि स्टार्टअप्स के लिए, एक तो 20 लाख रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट से ग्रांट मिल रही है, दूसरी है यूपी की ग्रांट। यूपी गवर्नमेंट कह रही है कि आप 20 लाख रुपए वहां से ले लो, उसके अलावा आप हमसे भी ले लो। आप हमसे क्या ले लो, सस्टेनेबल अलाउंस ले लो आप 17,500 रुपए पर मंथ का, 12 मंथ तक। ठीक है। इसमें आपको, अगर आप एक लेडी को फाउंडर साथ में और ऐड कर लोगे जिसकी शेयर होल्डिंग 26% से ज्यादा हो, अगर लेडी को फाउंडर अगर आपके स्टार्टअप में है या पार्टनर है 26% से ज्यादा प्रॉफिट शेयरिंग में, जैसे अगर पार्टनरशिप में, तो आपको ये अमाउंट 50% एडिशनल मिलेगी, यानी 17,500 की जगह मिलेगी 26,250 रुपए। टोटल बैठती है साल में 3,15,000। उसके अलावा प्रोटोटाइप ग्रांट मिलेगी 5 लाख रुपए। मार्केटिंग असिस्टेंस, मार्केटिंग करने के लिए आपको मिलेंगे 7.5 लाख रुपए। 7.5 लाख भी बढ़ जाएंगे 50%, अगर फीमेल होगी तो ये हो जाएगी 11,25,000 रुपए। उसके अलावा पेटेंट के लिए आपको, डोमेस्टिक पेटेंट या ट्रेडमार्क के लिए आपको मिलेंगे 2 लाख रुपए, इंटरनेशनल पेटेंट के लिए मिलेंगे 10 लाख रुपए। और कोई आप इवेंट में अटेंड करोगे तो आप वो 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक आपको, डोमेस्टिक होगा तो 50,000, इंटरनेशनल इवेंट होगा तो 1 लाख रुपए। अगर हम इन सबका टोटल करेंगे तो लगभग 32,40,000 रफली आता है। और 20 लाख आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से मिल गए, तो लगभग 52,40,000 रुपए आप गवर्नमेंट से क्लेम कर सकते हो अगर आप एक स्टार्टअप हो तो। और ये ग्रांट है, ये नॉन रिफंडेबल है, कोई मिनिमम इन्वेस्टमेंट की मैं अभी बात नहीं कर रहा कि आपको कुछ इन्वेस्ट करना है। आगे हम सब्सिडी की बात करेंगे तो वहां होगा आप इन्वेस्ट करोगे कितना, उसका कुछ परसेंटेज। यहाँ है सीधा सीधा बेनिफिट। अब आगे आते हैं कि अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हो, मान के कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आप डेवलप कर रहे हो, तो उसमें आपको, अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग में आप कुछ बना रहे हो रफ एक डायग्राम जैसा, तो 30 लाख रुपए की ग्रांट है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की ग्रांट है। अब मैं जो दोबारा डिस्कस कर रहा हूँ, तो 20 लाख थी वहां जब हम कॉमन की बात कर रहे थे। अब इलेक्ट्रॉनिक्स में आ जाते हैं तो हमें 30 लाख मिलेंगे। अगर आपने प्रोडक्ट डेवलप कर लिया और आप पायलट स्टेज पे हैं तो आपको मिलेंगे 40 लाख रुपए, बढ़कर बता रहा हूँ। फिर अगर आप एक इसमें लाते हो PPP मॉडल, तो आपको मिलेंगे 50 लाख, गवर्नमेंट डालेगी, 50 लाख आप डालो, तो 50 लाख तक मिल सकते हैं PPP मॉडल पे। अगर आप कोई AI की टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हो, जैसे हमारे क्लाइंट है तो उन्होंने AI चैटबॉट डेवलप करा है, जैसे कस्टमर केयर होता है उसकी जगह, उसी की तरह से वो बात कर सकता है। AI बॉट आपके जितने भी कस्टमर केयर वाले हैं उसको रखने की जगह आप उस AI बॉट से सारा काम करवा सकते हो। तो वो टेक्नोलॉजी, AI की टेक्नोलॉजी के यूजर नहीं, AI के टेक्नोलॉजी के डेवलपर अगर आप हो तो आपको 1 करोड़ तक मिल सकते हैं। या कोई भी डीप टेक टेक्नोलॉजी, आप क्लाउड का कुछ मैनेजमेंट कर रहे हो या कुछ ऐसा आप बड़ा लेवल का कर रहे हो, तो 1 करोड़ तक की ग्रांट है आपको। उसके बाद आपको 5,000 स्क्वायर फीट का स्पेस चाहिए होगा अगर आप कमर्शियल प्राइवेट प्लेयर हो तो। और अगर आप स्कूल कॉलेज हो तो आपको 10,000 स्क्वायर फीट का मिनिमम स्पेस होना चाहिए। तो गवर्नमेंट आपको दे रही है 1 करोड़ रुपए उसका सेटअप बनाने के लिए, और 30 लाख रुपए देगी हर साल उसको चलाने के लिए। टोटल 2.5 करोड़ रुपए की ये जो नोडल एजेंसी वाली ग्रांट मैंने लिखी हुई है, ये सारी ग्रांट्स हैं। इसमें आपका इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट नहीं करा रही है, सिवाय एक इन्वेस्टमेंट ग्रांट को छोड़ के। बाकी सब में आप केवल अपना प्रपोजल दीजिए, ये ग्रांट आपको पूरी पूरी मिलेगी विदाउट योर सिंगल रुपी इन्वेस्टमेंट। आगे बात करूं तो कुछ PLI स्कीम्स भी है, प्रोडक्शन लिंक ग्रांट। तो आजकल गवर्नमेंट बहुत जोर दे रही है सेमीकंडक्टर चिप्स पर,
जो हम लोग की गाड़ियों में यूज होता है। आप देख रहे होंगे आजकल ऑटोमोबाइल में गाड़ियां बहुत लेट डिलीवर हो रही हैं, सब गाड़ियों पे वेटिंग चल रही होती है, क्योंकि चाइना सबसे ज्यादा डोमिनेट करता है और कुछ बाहर की कंट्री हैं जो सेमीकंडक्टर चिप बनाती है, जो मेनली कार का जो अपना इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है उसको ऑपरेट करता है। इस चिप्स को मैन्युफैक्चर जो करेगा उसको भी पर प्रोडक्शन वाइज उसको सर्टेन परसेंटेज सेल्स का एज अ इंसेंटिव मिल रहा है। इसकी कैपिंग बहुत हाई है, 30 करोड़ रुपए तक है, मतलब अगर उसका टर्नओवर इतना हाईएस्ट होता है। इसके अलावा सोलर सेल की कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है तो उस पर भी पीएलआई स्कीम्स बहुत बड़े लेवल की है। उसमें 30-40 करोड़ तक पर प्रोजेक्ट आपको मिल सकती है ग्रांट। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे पास प्राइवेट ग्रांट्स भी हैं। अब आप कहोगे प्राइवेट ग्रांट्स क्या होती है, तो प्राइवेट ग्रांट्स क्या होती है, बहुत सारे एनजीओ, बहुत सारे कंपनी सेक्टर आपको प्राइवेटली ग्रांट भी देने के लिए तैयार रहता है। अगर आपका प्रोजेक्ट अच्छा हो, जैसे स्कूल आप बना रहे हो, स्कूल की बिल्डिंग आप बनाना चाहते हो, तो बिल्डिंग में आपको 50-50% तक मिल जाती है। प्राइवेट सेक्टर से भी ग्रांट मिल रही है आजकल, इसकी तरफ भी हमें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। और मेडिकल कॉलेजेस के लिए आपको सब्सिडी लिंक ग्रांट मिल रही है 25 करोड़ तक, वो मैं आगे अभी डिस्कस करूंगा, वो यूपी की पॉलिसी का पार्ट है। अब हम लोग थोड़ा ग्रांट वाले में हमने आपको 6-7 कॉन्सेप्ट बताया, 20 लाख, 30 लाख, 1 करोड़, 2.5 करोड़, और ये 30 करोड़ तक जो प्रोडक्शन लिंक स्कीम्स है। अब थोड़ा सब्सिडीज की तरफ आते हैं कि सब्सिडीज कौन कौन सी हैं हमारे पास। तो सब्सिडीज के लिए पहले मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडीज स्कीम डिस्कस करूंगा, फिर स्टेट गवर्नमेंट। उससे पहले मैं थोड़ा सा डेफिनेशन चेंज हुई हमारी फर्स्ट अप्रैल 25 से, उसको भी ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि आगे हम एमएसएमई को समझेंगे कि एमएसएमई के लिए क्या इंसेंटिव है। तो एमएसएमई की क्योंकि डेफिनेशन चेंज हो गई है, इसलिए कवरेज भी चेंज हो जाएगी, तो पहले इसको भी हम समझ लें। तो पुरानी डेफिनेशन जो लास्ट हमसे चेंज दिखा था वो कोविड के टाइम पे देखा था। कोविड के टाइम पे डेफिनेशन में कई सारी जो कवरेज थी वो बढ़ा दी गई थी, लिमिट्स को बढ़ा दिया गया था। वो लिमिट्स अब फिर से बढ़ा दी गई है 1 अप्रैल 25 से। बजट जो इस बार आया था उसमें ये 1 अप्रैल 25 से एप्लीकेबल हो गई है। तो अब अगर आपका 2.5 करोड़ तक का प्लांट एंड मशीनरी है और 10 करोड़ से नीचे टर्नओवर है, तो आप माइक्रो कैटेगरी में आओगे। इसमें से कोई भी एक चीज अगर आपकी एक्सीड करती है तो आप माइक्रो से स्मॉल में आ जाओगे। यानी ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव चीजें हैं, दोनों दोनों चीजें सेटिस्फाई होनी जरूरी है। आप माइक्रो तभी होंगे जब आपका टर्नओवर 10 करोड़ से नीचे हो और आपका प्लांट एंड मशीनरी 2.5 करोड़ से नीचे हो। पहले ये लिमिट 1 करोड़ और 5 करोड़ हुआ करती थी, वो पुरानी लिमिट्स दे रखी है। आगे मैंने जो स्लैश करके दे रखी है वो नई लिमिट्स है। उसके बाद आता है स्मॉल कैटेगरी। अगर आपने मान लो 10 करोड़ से टर्नओवर आपका 11 हो गया, 2.5 करोड़ इम्प्लांट है, तो भी आप स्मॉल में आ जाओगे। तो स्मॉल में आप कब तक रहोगे? 25 करोड़ तक की प्लांट एंड मशीनरी अगर आपकी है और 100 करोड़ तक का आपका टर्नओवर रहता है, दोनों चीजें बिलो द लिमिट रहती है, तो आप स्मॉल में रहोगे। इसके बाद अगर आपका 25 करोड़ से ऊपर हो जाती है प्लांट एंड मशीनरी, 125 करोड़ तक आपकी रहती है, तो आप मीडियम में रहोगे। और 100 करोड़ से लेकर 500 करोड़ तक का टर्नओवर रहता है तो आप रहोगे मीडियम में। अब आप कहोगे इससे ऊपर हो जाएगा तो क्या होगा? तो इससे ऊपर आप फिर एमएसएमई एक्ट का पार्ट कोई बेनिफिट नहीं ले सकते। बहुत सारी चीजें और भी एमएसएमई एक्ट की होती है, जैसे हमने 43BH और वो सब चीजें पढ़ी हैं, उसमें डिले पेमेंट हमें मिलता है, वो माइक्रो और स्मॉल को ही मिलता है। ऐसी कुछ बेनिफिट है जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम तीनों को मिलते हैं, जो बेनिफिट्स हैं। तो माइक्रो स्मॉल मीडियम तीनों तक अगर आप रहोगे तो ये लिमिट्स के बिलो आपको रहना पड़ेगा। ये लिमिट दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, प्लांट एंड मशीनरी प्लस टर्नओवर, दोनों चीजें लोअर होनी चाहिए। अगर एक भी चीज एक्सीड करेगी तो आप आगे प्रमोट होते जाओगे। इसमें एक्सपोर्ट टर्नओवर काउंट नहीं होता, ये मजे की बात है। कई बार हम लोग मान लेते हैं कि हम नहीं आ रहे हैं, बट एक्सपोर्ट टर्नओवर आपको एक्सक्लूड करना है। अगर टर्नओवर की बात करूं मैं, एक्सपोर्ट टर्नओवर गवर्नमेंट कहती है कोई दिक्कत नहीं है, डोमेस्टिक टर्नओवर इससे बिलो होना चाहिए हमारा। अब ये एमएसएमईज के कई सारे इंसेंटिव्स हैं, इनके ये सारे पोर्टल्स हैं बहुत सारे। अगर आप इसमें देखेंगे तो अभी आजकल इसमें एक और हिट चल रहा है आजकल, जेड सर्टिफिकेशन, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। शायद आप लोगों ने सुना होगा कि जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट अगर आप सर्टिफिकेट लेते हैं, जैसे आईएसओ चलते थे, तो उसके लिए जेड शुरू करा है। क्योंकि एमएसएमई पोर्टल तो हम लोग, उद्यम पोर्टल तो हम सब जानते होंगे, ज्यादातर लोग उद्यम रजिस्टर कराते हैं, लेकिन उसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं तो ये सारे, इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसमें इतने सारे पोर्टल है, इसमें एमएसएमई का अपना इनवॉइस, अपना वो B2B पोर्टल भी है जिससे आप गुड सेल आउट कर सकते हो। जेड पोर्टल भी है। आपका CGD MSME की स्कीम भी क्लेम करनी है तो वो भी आप ऑनलाइन कर सकते हो। बहुत सारी चीजें हैं। समाधान है, MSME समाधान, जिससे आप अपना पेमेंट, आपने इनवॉइस रेज करा,
एज अ सीए भी आप बता रहे हो कि हम लोग अपना क्लाइंट को इनवॉइस रेज करते हैं, तो अगर हमारा कोई उससे एग्रीमेंट नहीं है तो उसे 15 दिन के अंदर पेमेंट करना पड़ेगा। अगर एग्रीमेंट है तो उसे 45 दिन के अंदर पेमेंट करना पड़ेगा, वरना 3 टाइम्स ऑफ बैंक रेट उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये सब एमएसएमई के लिए इंसेंटिव्स गवर्नमेंट से है। अब बात करते हैं सब्सिडीज की। तो सब्सिडीज हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, दो पार्ट में मैंने इसको डिवाइड करा है। पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की डिस्कस कर लेते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ सब्सिडीज हैं जो बड़ी फेमस है, जैसे पीएमईजीपी, प्रधानमंत्री रोजगार योजना भी बोलते हैं इसको, बहुत पुराने से चलती हुई आ रही है। एक प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना है, ये फूड सेक्टर की है। पीएमईजीपी कॉमन स्कीम है जो हर कोई ले सकता है। मैंने कहा था ना पहले, मैं वो स्कीम डिस्कस करूंगा जो हर कोई ले सकता है और पैन इंडिया ले सकता है। पीएमईजीपी एक ऐसी स्कीम है जिसमें आप मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस सेक्टर के प्रोजेक्ट, छोटे प्रोजेक्ट ला सकते हो। अभी आगे इसकी लिमिट देखेंगे। पीएम किसान संपदा योजना फूड सेक्टर के मैन्युफैक्चरिंग के लिए। फिर पीएम एफएमई जो है वो स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज, ड्राई स्टोरेज जो हम लोग बनाते हैं उसके लिए है। अगर मैं पीएमईजीपी की बात करूं तो ये इंडिविजुअल्स के लिए ही है, केवल कंपनीज वगैरह के लिए नहीं है, केवल इंडिविजुअल अगर आप हो तो आप इसको ले सकते हो। एंड उसके बाद आपको प्रोजेक्ट करना पड़ता है अपने लोकल डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर में, डीआईसी जो बने होते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट पे एक डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर गवर्नमेंट सेटअप करती है, वहां पर आपको एक प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है। मैन्युफैक्चरिंग का अगर आप प्रोजेक्ट दे रहे हो तो 50 लाख तक आप प्रोजेक्ट दिखा सकते हो कॉस्ट, और सर्विस सेक्टर का है तो 20 लाख तक दिखा सकते हो। इसमें कॉस्ट ऑफ लैंड इंक्लूड नहीं होती है, तो जो आपका बाकी का इन्वेस्टमेंट है वो वाला छोड़कर आप उसको दिखाओगे। उसमें आप अर्बन एरिया में अगर आते हो, जनरल कैटेगरी में आप आते हो कास्ट वाइज, तो आपको 15% तक सब्सिडी मिलेगी। अगर आप रूरल एरिया में आते हो तो आपको 25% मिलेगी। अगर आप स्पेशल कैटेगरी में आते हो तो यानी वुमेन या एससी एसटी, 51% से ज्यादा उसकी स्टेक होता है, तो वो 25% ले सकता है अर्बन एरिया में और 35% ले सकता है रूरल एरिया में। इसमें अपना आपको मार्जिन भी दिखाना पड़ेगा कि आपने प्रोजेक्ट लगाया मान लो 50 लाख का, तो 10% आपका अपना पार्ट होना चाहिए इन्वेस्ट, यानी 5 लाख रुपए आप लगाओगे अपनी तरफ से। अब बात करते हैं किसान संपदा योजना की। किसान संपदा योजना में है आपका इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन फैसिलिटी। अगर आप लगाते हो जनरल एरिया में लगाते हो तो 40% तक आपको मिलेगी, सब्जेक्ट टू 10 करोड़ तक की मैक्सिमम लिमिट है इसमें। और अगर आप नॉर्थ ईस्ट एरिया में लगाते हो, या जो आपको यूटी है, कुछ ऐसे डिफिकल्ट एरियाज हैं वहां पर, या फिर आप एससी एसटी प्रमोटर हो, तो आपको मिलेगी 50%। फिर आप फूड प्रिजर्वेशन के कोई सेंटर लगाते हो तो 35% है, आपको मैक्सिमम 5 करोड़ की कैप है। यही अगर एनईआर में नॉर्थ ईयर में लगाओगे तो आप 50% पे आ जाओगे ये वाले में। फिर आपको एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स अगर आप बनाते हो तो इसमें भी 35% है, 10 करोड़ तक की सब्सिडी है। और अगर यही नॉर्थ ईस्ट एरिया में बनाते हो तो इसमें 50% तक की। एग्रो क्लस्टर्स बेसिकली क्या होते हैं कि जहां पर कई सारी प्लांट, जैसे राइपनिंग प्लांट हो गया, ये सब हो गया, इन सबके डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस अलग अलग जगह एक एक एरिया में लगी होती है, उसको हम लोग बोलते हैं एग्रो क्लस्टर्स। तो ये एक शॉर्ट फॉर्म में मैंने शेयर किया है। बाकी मैं एक पूरी गाइडलाइन का एक पूरा सर्कुलर है, अभी 31 दिसंबर 2024 को नया निकला है। उसमें गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस करे हैं। जैसे कि ड्राई वेयर हाउस बनाते थे, तो ड्राई वेयर हाउस में लोग कॉस्ट को बहुत आगे दिखा देते थे, प्रोजेक्ट की बहुत ज्यादा कॉस्ट का है, तो उसको प्रोजेक्ट कॉस्ट को डिफाइन कराया उन्होंने कि इतने रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से होगा, इतने रुपए पर टन की कॉस्ट दे रखी, उसी के हिसाब से सब्सिडी मिलेगी। उसमें हर प्लांट का, कि कोल्ड स्टोरेज का ये वाला प्लांट होगा तो कितने रुपए का कॉस्ट मानी जाएगी और इतने रुपए सब्सिडी मिलेगी। मतलब वहां उन्होंने प्रोजेक्ट कॉस्ट को डिफाइन कर दिया है कि आप बढ़ा नहीं सकते। आप चाहो कि प्लांट एंड मशीनरी का मैं इनवॉइस ज्यादा का ले लूं तो वो चीज नहीं हो पाएगी, आपको सारी कॉस्ट जो है वो डिफाइन कर दी है उन्होंने वहां पर। वो सर्कुलर की मैं लिंक अभी चैट बॉक्स में, जब क्वेश्चन आंसर्स का हमारा सेशन चलेगा लास्ट में, तो मैं शेयर कर दूंगा, वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब आते हैं हम बात स्टेट वाइज सब्सिडीज पे। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में ये किसान संपदा योजना हो गई या पीएमईजीपी हो गई, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ, वैसे 175 से ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी स्कीम्स है, बट हमने वो स्कीम डिस्कस करी जो ज्यादातर यूज हो रही हैं अभी। अब स्टेट वाइज सब्सिडीज की बात करें तो स्टेट वाइज यूपी की बात करें तो अभी रिसेंट टाइम में हर स्टेट ने अपनी अपनी इन्वेस्टर सबमिट करी है। हर स्टेट ने एक सबमिट में
क्या मिलेगा, तो एमएसएमईज में यूपी में 3 एरिया में डिवाइड करा है उन्होंने, 4 एरिया बल्कि बोल सकते हैं, बट वो कैटेगरी क्या है, मध्यांचल पूर्वांचल को एक सॉरी मध्यांचल और पश्चिमांचल को एक जगह रखा है, बुंदेलखंड और पूर्वांचल को एक जगह। अगर बात करूं तो ये कह रहे हैं वेस्ट यूपी, मतलब आप समझ लीजिए वेस्ट यूपी आपका मध्यांचल पश्चिमांचल हो गया, और ईस्ट यूपी आपका आ गया बुंदेलखंड और पूर्वांचल में। यूपी के 2 पार्ट जो है वो टेलीकॉम भी मानता था, इस तरीके से इनको थोड़ा सा किया है। और वेस्ट हम लखनऊ बरेली मुरादाबाद से लेते हुए गाजियाबाद हापुड़ तक, वहां तक गाजियाबाद नोएडा को भी थोड़ा सा, तो मैं 3 कैटेगरी वेस्ट यूपी को और फिर दिया है बुंदेलखंड यानी ईस्ट यूपी को। अब इसमें कैटेगरी क्या है कि अगर वो बुंदेलखंड में कोई यूनिट लगाता है एमएसएमई यूनिट, तो उसमें आपका उसको मिलेगा 25% की सब्सिडी, कैपिटल सब्सिडी, यानी जो भी वो कॉस्ट लगाएगा उसका 25%, जो भी चाहे वो एग्जिस्टिंग यूनिट हो और वो नया एक्सपेंशन कर रहा है तो उसको 25% सब्सिडी मिलेगी। माइक्रो कैटेगरी का है अगर, तो ये जो मैंने पहले 25 लिखा हुआ है फिर स्लैश लिखा है 20, यानी अगर वो माइक्रो की जगह स्मॉल हो जाता है तो उसे 20% मिलेगी, अगर वो मीडियम है तो उसे मिलेगी 15%। ये हो गई बात हमारी वेस्ट यूपी की, सॉरी ईस्ट यूपी की। अब वेस्ट यूपी पे आते हैं तो हमें माइक्रो में मिलेगा 20%, फिर स्मॉल में मिलेगा 15% और मीडियम में मिलेगा 10% कैपिटल सब्सिडी। इनकी एक कैपिंग दे रखी है, मैक्सिमम 4 करोड़ रुपए। मान लो 40 करोड़ का कोई प्रोजेक्ट लगाता है और वो लगाता है यहाँ लखनऊ से लेकर बरेली के बीच में या मुरादाबाद के बीच में या हापुड़ के बीच में, तो वो मध्यांचल का पार्ट बना, 40 करोड़ है, तो वो अगर अकॉर्डिंगली हम लोग देखेंगे वहां 25 करोड़ से ऊपर हो चुका है, तो वो किस कैटेगरी में फॉल करेगा, तो वो आपका आ जाएगा स्मॉल में, तो उसे 10% तक मिलेगी, यानी 4, और उससे 4 करोड़ तक मैक्सिमम कैप है, तो उतनी वो ले सकता है, उससे ऊपर नहीं ले सकता। अगर यहाँ पर वुमेन एंटरप्रेनर भी है 51% से ज्यादा है, तो वुमेन कैटेगरी में अगर है तो 2% एक्स्ट्रा और मिलेगी कैपिटल सब्सिडी, यानी 10% से 12 हो जाएगी, 15 है तो 17 हो जाएगी, 20 है तो 22 हो जाएगी। उसके अलावा इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी, ये केवल माइक्रो यूनिट्स के लिए 5% की इंटरेस्ट सब्सिडी मिलती है, 25 लाख रुपए उसकी लिमिट है पर ईयर की, और वो 5 साल तक मिलती है। 5% की इंटरेस्ट सबवेंशन है 5 ईयर्स तक। ये यूपी की बात कर रहे हैं, यूपी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट की। अभी आगे राजस्थान उत्तराखंड की भी बात करेंगे। अब आते हैं एमएसएमई से आप आगे क्रॉस कर गए, मान लो उधर जो हमारी कैपिंग थी उससे ऊपर आकर आप लार्ज, आपने ना, आप एमएसएमई की कैटेगरी में नहीं आते क्योंकि या तो आपका प्लांट बड़ा है या फिर आपका टर्नओवर जो है वो 500 करोड़ से ऊपर है, तो आप इसमें आ जाओगे यूपी इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन पॉलिसी। यहाँ पे अगर आप कोई लैंड वगैरह खरीदते हो प्लांट अपना लगाने के लिए, तो आपको 100% स्टैम्प वेवर मिलेगा। अगर आप बुंदेलखंड एंड पूर्वांचल में करते हो, यानी ईस्ट यूपी में करते हो, तो 100%, वेस्ट यूपी में 75%, और अब मैंने कहा था ना नोएडा गाजियाबाद, तो यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी 50% वेवर है। बाकी कैपिटल सब्सिडी जो है वो कुछ अलग अलग टेबल है, वो मैं अभी आके आपको दिखाऊंगा। और इन्होंने इसमें कॉमन रखा है कि आप कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग, कुछ भी सर्विस सेक्टर, कुछ भी लेकर आओ। जैसे राजस्थान में भी हम डिफरेंस देखेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर और उसके लिए अलग अलग रखा है, लेकिन यूपी में कॉमन है। आप कुछ भी करते हो, इंडस्ट्री आपकी बड़ी वाली है, अगर लार्ज है, तो आप 50 करोड़ से लेकर 200 करोड़ तक का अगर आपका इन्वेस्टमेंट है तो आप लार्ज कैटेगरी में आओगे। अगर 200 करोड़ से 500 करोड़ का है तो आप मेगा कैटेगरी में आओगे। 500 करोड़ से 300 करोड़ का, 3000 करोड़ का है तो सुपर मेगा, 3000 करोड़ से भी ज्यादा का है तो अल्ट्रा मेगा। आगे इसकी कैटेगरी दे रखी है कि कैपिटल सब्सिडी इन प्रोजेक्ट को कितनी कितनी मिलेगी। तो ये मैंने वही कैटेगरी डिफाइन करी है, इसमें स्टैम्प ड्यूटी हम लोग अभी ये डिस्कस कर चुके हैं। ये आपकी वो दे रखी है कैपिटल सब्सिडी की टेबल, कि अगर आप गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा और गाजियाबाद में अगर आप बात करें तो लार्ज प्रोजेक्ट यानी 50 करोड़ से 200 करोड़ की बात करें तो यहाँ पे आप आ जाओगे 50 से, सॉरी हाँ 200 करोड़, 200 से 500 है, 50 से 200 करोड़ पे 10% ऑफ ईसीआई। मतलब ईसीआई का मतलब क्या है यहाँ पर, इक्विटेड एलिजिबल कैपिटल इन्वेस्टमेंट। एलिजिबल कैपिटल इन्वेस्टमेंट का एक इन्होंने फॉर्मूला बना रखा है, वो ऊपर मैंने दे रखा है कि आपको कैपिटल सब्सिडी कैसे कैलकुलेट करनी है। बट आप मान लीजिए इसमें लैंड की कॉस्ट भी इंक्लूड है। एक बहुत बड़ी बात है, पहले की किसी भी पॉलिसी में ना लैंड कॉस्ट इंक्लूड नहीं होती थी,
केवल और केवल प्लांट या जो हम लोग बनाते थे उसको हम लोग सब्सिडाइज करते थे। अब इन्होंने लैंड को भी प्रोजेक्ट कॉस्ट का पार्ट माना है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट का पार्ट माना है। तो लार्ज में अगर गौतम बुद्ध यानी नोएडा गाजियाबाद में तो 10% मिलेगी 10 साल, ओवर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर, मतलब है कि ये इंस्टॉलमेंट में आएगी, 10 साल में आएगी। और एनुअल सीलिंग है 5 करोड़, यानी यानी 5 करोड़ मैक्सिमम सीलिंग होगी, 5 करोड़ 10 साल तक, इससे मैक्सिमम इसमें नहीं आ सकती। ठीक है। और अगर यही ईस्ट यूपी में आ जाएंगे तो हम 15% तक ले सकते हैं, यानी 10 से 15% तक के बीच में कैटेगरी है, 10, 12, 15। फिर मेगा में 18, 20, 22। फिर सुपर मेगा में 20, 22, 25। 20% नोएडा गाजियाबाद, ईस्ट यूपी अगेन 25%, तो 20 से 25 यानी 5% का गैप है इसमें इन्होंने। फिर अल्ट्रा मेगा में 22%, अगर आप नोएडा गाजियाबाद की बात करते हो। वेस्ट यूपी में 25%, ईस्ट यूपी में 30% तक है। इसमें 20 ईयर्स में 20 इंस्टॉलमेंट में आएगी। लेकिन से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मैक्सिमम पता चल जाएगी, 150 इंटू 20, यानी कि आपका हो गया 3,000 करोड़ तक इसमें भी आ सकती है मैक्सिमम। कैपिंग बहुत ज्यादा दी है इन्होंने। अब इसमें एनुअल सीलिंग विद बूस्टर्स दे रखे हैं। बूस्टर्स क्या होते हैं आगे मैं समझाऊंगा। बूस्टर्स क्या होते हैं कि आप इतने ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर लेंगे तो आपको और 2-3% एक्स्ट्रा दे देंगे। जैसे इसमें वुमेन कैटेगरी में हमें दे रहे थे ना कि 20 से 22 कर देंगे एमएसएमई में। बूस्टर्स होते हैं कि आप अगर ये टारगेट और अचीव कर लोगे तो हम आपको और ज्यादा दे देंगे, तो ये सीलिंग और बढ़ जाती है अगर आप बूस्टर्स के साथ काम करते हैं। बाकी इसके अलावा उसमें इंटरेस्ट की भी आगे हम बात करेंगे। एक चीज और मैं बता दूं कि ये जो पॉलिसी है इसमें ना आपके पास ऑप्शंस हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी में। क्या ऑप्शन है कि आप 3 ऑप्शन ले सकते हो यूपी में। या तो आप ये कैपिटल सब्सिडी ले लीजिए, या फिर दूसरा ऑप्शन है एसजीएसटी का रिइंबर्समेंट ले लीजिए। एसजीएसटी का रिइंबर्समेंट कैसे लेना है, एसजीएसटी का रिइंबर्समेंट कैसे लेना है वो इन्होंने इसमें दे रखा है। आप जो है यहाँ से गौतम बुद्ध नगर में अगर बात करें तो इसमें सीलिंग दे रखी है इन्होंने कि 16% तक आप ले सकते हो ओवरऑल 5 साल तक, यानी कि 80% तक। एनुअल सीलिंग 7% है, यहाँ 80% ओवरऑल सीलिंग है। कब तक आपको मिलता रहेगा ये, तो इतना इतना परसेंटेज ऑफ ईसीआई की एनुअल सीलिंग है। यही एलिजिबल कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो आपने करा उसका इतना परसेंटेज तक हमें मिल जाएगा एसजीएसटी का रिइंबर्समेंट। इसमें 6 साल है, इसमें 12 साल है, इसमें 14 साल है, इसमें 16 साल है, तो उतने उतनी सीलिंग है। फिर ये सीलिंग आगे बढ़ जाती है अगर हम वेस्ट यूपी की बात करें, ईस्ट यूपी की बात करें तो और बढ़ जाती है। तो आप ले लीजिए, अपना एसजीएसटी रिइंबर्स करा लीजिए, या फिर आप पीएलआई प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स हैं ये, जैसे कि उसके तो 33 हैं आपके इसमें ऑप्शन। ज्यादातर कैपिटल सब्सिडी ही फायदेमंद रहती है, क्योंकि वो आगे वाले में आप कुछ डिसाइड नहीं कर सकते कि टर्नओवर आपका शुरू में तो रहेगा नहीं, बाद में आएगा टर्नओवर। तो कैपिटल सब्सिडी लेनी है, एसजीएसटी लेनी है, ये आप डिसाइड कर सकते हो। बाद में फिर पीएलआई आप कर सकते हो। बाकी ये 20 सेक्टर है जिसमें यूपी में सब्सिडीज है। फूड प्रोसेसिंग में, डिफेंस में है, स्टार्टअप में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ई में मैन्युफैक्चरिंग में है, सोलर में। इनमें से 1-2 सेक्टर बहुत ज्यादा अच्छे हैं जो है। टूरिज्म की पॉलिसी की बात करूं मैं, तो होटल अगर आप यूपी में बनाते हैं तो अगर आपका 10 लाख से 10 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट है तो आपको 25% की सब्सिडी है। और अगर इसमें भी वुमेन है तो 30% तक की सब्सिडी है अगर आप कोई होटल यूपी में खोलते हैं। और इसकी मैक्सिमम कैपिंग है 2 करोड़ की, यानी 2 करोड़ रुपए तक आप होटल आया, मान लेते हैं 6 करोड़ का होटल बनाया तो 2 करोड़ तक आप गवर्नमेंट ऑफ यूपी से ले सकते हैं सब्सिडी, कैपिटल सब्सिडी। और फिर 10 करोड़ से 50 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट है तो आप ले सकते हो सब्सिडी, और 7.5 करोड़ की कैपिंग है। तो टूरिज्म वाली मैंने एक दो डिस्कस कर ले रहा हूँ, क्योंकि एक हर सेक्टर को डिस्कस हम नहीं कर सकते, सारे स्टेट्स को कवर करना कम टाइम में मुश्किल है। लेकिन एक आपका टूरिज्म में बहुत अच्छी है। एक मैं अगर बताऊं तो मेडिकल कॉलेज के लिए 25 करोड़ रुपए तक दे रही है यूपी गवर्नमेंट। उसमें 16 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो उन्होंने नॉमिनी मतलब डिफाइन करे हैं, जैसे रामपुर हो गया, संभल हो गया, इस तरीके से 16 डिस्ट्रिक्ट उन्होंने लिस्ट एक दी है जहां पर हमारा दे रखा है कि इसमें आपको 25 करोड़ तक की लगेगी अगर आप
मिनिमम 100 सीट का एमबीबीएस का प्राइवेट मेडिकल कॉलेज खोलना चाहते हैं तो आपको ये 25 करोड़ तक मिल सकते हैं। और टूरिज्म में बहुत अच्छी है, तो लार्ज मैंने आपको चीजें बना दी। अब हम आते हैं उत्तराखंड की तरफ। पंकज जी भी बहुत इंटरेस्टेड है कि उत्तराखंड वाला शेयर करते हैं, तो उत्तराखंड में बात करूं, उत्तराखंड ने 4 कैटेगरी में डिफाइन कर रखा है। जैसे यूपी ने बांटा ईस्ट यूपी, वेस्ट यूपी और उसमें हमारा नोएडा गाजियाबाद में, ऐसे एरिया अगर इसमें डिफाइन करे तो इन्होंने कैटेगरी ए बी सी डी कर रखा है। तो हर स्टेट क्या कर रहा है कैटेगरी वाइज इसलिए दे रहा है क्योंकि उसके कुछ एरिया डेवलप्ड है, कुछ एरिया डेवलपिंग है, कुछ अनडेवलप्ड है। इसमें कैटेगरी ए में है पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, चंपावत, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, ये सभी हाई एल्टीट्यूड एरिया है, बहुत ज्यादा हाइट पर है। इन्हें कैटेगरी ए में रखा गया है। फिर बी में अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल, आपका भीमताल, नैनीताल, ये थोड़ी कम हाइट के हैं बट ये भी हिल एरिया है, तो इन्हें बी कैटेगरी में रखा गया है। फिर सी कैटेगरी में आपका आता है प्लेन एरिया ऑफ डिस्ट्रिक्ट टिहरी, एरिया विद हाइट ऑफ मोर देन 800 मीटर इन रायपुर, सहसपुर, विकास नगर। और फिर नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के कुछ एरिया हैं, इनसे मैं थोड़ा ज्यादा परिचित नहीं हूँ, बट टिहरी वगैरह मुझे पता है, तो टिहरी भी हिल एरिया में थोड़ा सा आता है, लेकिन उन्होंने उसके प्लेन एरिया मांगे, तो नीचे नीचे की वैली वाला साइड जो है वो सी में है। फिर डी में, बल्कि मैं अगर कहूँ तो ए बी सी, ज्यादातर उत्तराखंड को हम लोग 2 रीजन में जानते हैं, कुमाऊं और गढ़वाली रीजन। कुमाऊं वाली साइड जो है एबीसी में ज्यादातर कवर है, और डी में आपका इधर या हिल एरिया को ज्यादा कवर करा है। डी में हरिद्वार, उधम सिंह नगर के जो प्लेन एरिया है, उधम सिंह नगर फिर अगेन कुमाऊं आ गया, तो मेरे ख्याल में वो कहना गलत होगा। ये एबीसी हाइट से ही आप नाप लो तो ज्यादा बढ़िया है। एबीसी हिल एरिया के अकॉर्डिंगली है, फिर डी वाला ये सब प्लेन एरिया है, क्योंकि ये मैं जानता हूँ हरिद्वार हो गया, उधम सिंह नगर में आपका रुद्रपुर, हल्द्वानी और काशीपुर वगैरह, ये सब आपके आ गए, रामनगर आ गया जहाँ जिम कॉर्बेट वगैरह है। तो यहाँ के जो जितने प्लेन एरिया है वो डी में आ गए हमारे। ये 4 कैटेगरी हमें इसलिए ध्यान रखने की जरूरत है क्योंकि आगे लिमिट्स जो है इन सबकी अलग अलग है। डी। अब इसमें बात करें तो हम भी अब एमएसएमई पॉलिसी की बात करेंगे। एमएसएमई पॉलिसी जो उत्तराखंड की है वो क्या कहती है, वो कहती है कि कैटेगरी ए में अगर आप कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 1 करोड़ तक का, तो आपको 50% हम दे देंगे फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट का, मैक्सिमम 50 लाख रुपए। यानी छोटा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा 50 लाख रुपए तक दे रहे हैं ये लोग कैटेगरी ए में, यानी बहुत हाई हिल एरिया में अगर आप लगा रहे हो तो। कैटेगरी बी में आप लगा रहे हो थोड़ा सा नीचे अल्मोड़ा वगैरह में जो ज्यादा ऊंचे नहीं है, तो ये 40% तक दे रहे हैं, मैक्सिमम कैपेसिटी 40 लाख इसमें है। 1 करोड़ से 5 करोड़ का प्लांट आप लगा रहे हो तो जो एडिशनल अमाउंट है देखिए 50 लाख प्लस 25%, एडिशनल का 25% दे रहे हैं, नीचे 20% दे रहे हैं एडिशनल। 1 करोड़ से 5 करोड़ यानी अप टू 1 CR सबसे ज्यादा है, 1 से 5 करोड़ तक आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस अमाउंट का 25% मिलेगा। 50 लाख प्लस 25% इस अमाउंट का, 1 से 5 यानी 4 करोड़ का 25% आप जोड़ लीजिए। मैक्सिमम दे रखा है 1.5 करोड़, तो 4 करोड़ का अगर मैं 25% निकालूंगा तो वैसे आएगा 1 करोड़, तो वही पूरा पूरा दे रहे हैं वहां तक का, 1.5 करोड़ ही कैपिंग आएगी। 40 लाख दे रहे हैं यहाँ कैटेगरी बी में, 1 से 5 करोड़ प्लस 20% दे रहे हैं एडिशनल का। 1 से 5 करोड़ के बीच में 4 करोड़ का 20% निकालेंगे तो कितना आएगा, 4 करोड़ से 20% रहेगा तो 80 लाख, 80 प्लस 40 लाख करेंगे तो 1 करोड़ 20 लाख। तो कैपिंग उसके हिसाब से है, कोई कैपिंग में काटा नहीं है यहाँ, ये कैटेगरी में हम लोग देख रहे हैं। फिर बात करते हैं 5 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में, तो 1.5 करोड़ रुपए, यही वाला 1.5 करोड़ प्लस 20% ऑफ एडिशनल, यहाँ पे 16% हो जा रही है। इस तरीके से आगे 2.5 करोड़ प्लस 3.75, मैक्सिमम ये भी 4 करोड़ तक ले गए हैं हाई एरिया में। यूपी में 4 करोड़ थी, हमने देखी थी एमएसएमई में, तो इसमें भी 4 करोड़ है मैक्सिमम, लेकिन हाई एल्टीट्यूड एरिया में। बीच में बात करूं तो 3 करोड़ तक की कैपिंग है। फिर कैटेगरी सी में आते हैं तो 30% की है, 1 करोड़। ये ऊपर हम पढ़ेंगे तो पहली वाली जो रो है वो 1 करोड़ वाली इन्वेस्टमेंट है, 1 करोड़ तक का करा तो 30%, 20%। अगर कैटेगरी डी में यानी उधम सिंह नगर, हल्द्वानी की बात करें तो 1 करोड़ का अगर कोई प्लांट लगा रहा है तो 20% उसको मिल जाएगा 20 लाख रुपए तक। मतलब मैं अगर बिल्कुल बात करूं कि प्लेन एरिया जहाँ पे काम करना आसान है, हल्द्वानी में, रुद्रपुर में, काशीपुर में, जहाँ सबसे ज्यादा इंडस्ट्री लगी हुई है, बाजपुर, गदरपुर, तो यहाँ पे 1 करोड़ तक का प्लांट है तो 20%। 1 करोड़ से 5 करोड़ का है तो 20 लाख प्लस 10% ऑफ एडिशनल इन्वेस्टमेंट, यानी 1 से 4 करोड़ रुपए जो एडिशनल लगाएगा उसका 40 लाख तक आ जाएगा, यानी मैक्सिमम 60 लाख। फिर ये आगे आगे लिमिट दे रखी है ये यूपी। अभी मैं आगे ना साइट्स शेयर कर दूंगा, वहां से आप पॉलिसी डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि आप जब उसमें पढ़ेंगे तो इंसेंटिव्स और भी कुछ हैं, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी वगैरह के भी हैं, तो वो सारे आप क्लेम कर सकते हो।
इसमें नीचे एक लाइन दे रखी है कि अगर आप प्रायोरिटी कैटेगरी के कुछ अगर लगाते हो मैन्युफैक्चरिंग तो 5% की एक्स्ट्रा कैपिटल सब्सिडी मिलेगी। उसकी कैपिंग दे रखी है, माइक्रो में 5 लाख, स्मॉल में 10 लाख। नीचे एक पॉइंट दे रखा है 8.3.1 नीचे, उसमें दे रखा है स्मॉल एंटरप्राइज 10 लाख, मीडियम एंटरप्राइज 15 लाख। ये एडिशनल टॉपअप है एक तरीके का, अगर आप प्रायोरिटी सेक्टर की इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करते हैं तो। ये उत्तराखंड की एमएसएमई पॉलिसी थी। उसमें स्टैम्प ड्यूटी का भी रिम्बर्समेंट दे रखा है इन्होंने कि अगर आप इस कैटेगरी में कोई लैंड वगैरह खरीद रहे हैं इसके लिए, इंडस्ट्री के लिए, तो कैटेगरी ए में खरीद रहे हैं तो 100% स्टैम्प ड्यूटी रिम्बर्स होगी, बी में खरीद रहे हैं तो भी 100% होगी, सी में खरीद रहे हैं तो 75%, डी में 50%। ये यूपी में हमने देखा था, ईस्ट यूपी, वेस्ट यूपी, नोएडा, गाजियाबाद में 50% हो जाती है। तो वो इन्होंने ए बी में, हिल एरिया में 100%, सी लो हिल एरिया में 75%, और फिर डी में प्लेन एरिया में बिल्कुल 50%। इंटर सब्सिडी की बात करूं तो वही कैटेगरी ए में 4% की इंटर सब्वेंशन है, मैक्सिमम 5 लाख पर यूनिट पर ईयर। स्मॉल में 3%, मीडियम में 2%, फिर बी में 4-3-2, 4-3-2, ये सब में 4-3-2, 4-3-2 कॉमन है, सब चारों में 4-3-2, 4-3-2, 4-3-2। बस कैपिंग घटती जा रही है, 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 6 लाख, 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, तो कैपिंग हटा दी है। वैसे 4-3-2 अगर आप याद कर लो तो आपको याद हो जाएगा, इसकी यही है। माइक्रो मीडियम में 2%, लेकिन कैपिंग घटकर 5 लाख से यहाँ पे रह जाती है 2 लाख तक। इसमें एग्जेम्पशन है इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की। उसके अलावा आईएसओ वगैरह आप लेते हो तो, जेड वगैरह लेते हो तो 75% तक आपको एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो है वो मिल जाएगा, 1 लाख रुपए पर यूनिट तक का। कोई भी क्वालिटी का आप सर्टिफिकेट लेते हो तो मंडी फीस जो है उसका रिइंबर्समेंट भी 5 इयर्स तक मिलेगा। ये एमएसएमई पॉलिसी है उत्तराखंड। अब उत्तराखंड की टूरिज्म पॉलिसी की बात करते हैं तो उत्तराखंड में सबसे ज्यादा रिजॉर्ट्स, होटल्स, क्योंकि ज्यादातर टूरिज्म पे बेस्ड है, तो टूरिज्म की पॉलिसी है अगर लेस देन 10 CR का अगर इन्वेस्टमेंट आप करते हो तो इन्होंने कैपिटल सब्सिडी दे रखी है कि ए कैटेगरी में 40% तक, बी कैटेगरी में 35% तक। इसमें एक मजेदार बात यह है कि एक टूरिज्म पॉलिसी 31 मार्च 2025 को खत्म हो रही है और अभी दूसरी पॉलिसी भी आ चुकी है टूरिज्म की। उसमें अभी एक ट्रांजिशन फेज चल रहा है, तो अभी मैंने पुरानी कवर करी है क्योंकि नई वाली का थोड़ा अभी इम्प्लीमेंटेशन देखना बाकी रह गया है। तो ये थोड़ी पुरानी है, बट अभी शायद इंसेंटिव है उसमें ABC कर दिया है इन्होंने, 3 कैटेगरी कर दी है जो नया टूरिज्म पॉलिसी आई है उसमें। जो एरिया हमने देखे अभी ABCD, वो 3 कैटेगरी कर दी है टूरिज्म के पर्पज के लिए। बाकी मोर और लेस सेम ही है। अगर आप 10 करोड़ से नीचे का होटल 100% वेव है, केवल डी एरिया में 50% है। इंटरेस्ट सब्सिडी 10% है, 8-8-6-5, तो 10 से लेकर 5% तक की है। टैक्स इंसेंटिव है 100% फर्स्ट 5 ईयर, 90%। इसमें टैक्स इंसेंटिव ए और बी में हिल वाले एरिया में ज्यादा है। अब 10 करोड़ से ऊपर का प्रोजेक्ट अगर होटल या रिजॉर्ट बना रहे हैं तो उसमें 10% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट है। इंटरेस्ट सब्सिडी 7% है और SGST का 30% रिम्बर्समेंट करेंगे। उसके अलावा स्टैम्प ड्यूटी कंसेशन है, लैंड रजिस्ट्रेशन फीस भी कंसेशन है, और एफिशिएंट ट्रीटमेंट प्लांट अगर आप ETP बनाते हैं तो इसमें 30% तक की एग्जाम उसमें सब्सिडी है, 50 लाख कैपिंग के साथ। ये उत्तराखंड की होटल वगैरह बनाने की पॉलिसी है। अब बात करते हैं आगे राजस्थान की। तो अंकुर जी हो गए, हमने ऋत्विक भाई हो गए, सारे लोग, धवल जी सब राजस्थान से ही हैं, तो राजस्थान को कवर करना ही था। राजस्थान को भी अभी हमने 2024 में देखा कि उन्होंने राइजिंग राजस्थान के नाम से उन्होंने लिया। उत्तरा सबसे पहले अगर मैं कहूँ तो उत्तराखंड यूपी जो है वो 2 बार कर चुका है इन्वेस्टर समिट। यूपी की हुई थी 2017 से 22 ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, फिर 2022 में हम दोबारा करी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 2.0। तो गवर्नमेंट की 2 पॉलिसी आ चुकी है पूरी पूरी। और उत्तराखंड की बात करो तो शायद नवंबर 2023 के आसपास करी थी, और राजस्थान ने अभी 2024 में करी है लेटेस्ट। अभी दोबारा जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है तो उन्होंने भी इन्वेस्टर समिट पूरी पूरी फुली लॉन्च करी है। इन्होंने लगभग अगर आप स्टेट की पॉलिसी देखोगे इंडस्ट्रियल पॉलिसी तो थोड़ा थोड़ा बहुत कॉमन दिखेगा। इन्होंने भी यही करा है कि लार्ज, मेगा, अल्ट्रा लार्ज। उत्तराखंड की भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऐसी है जो लार्ज वाली है, बट उसमें अभी कहीं डिसकंटिन्यूड हो रही है, तो इसलिए मैंने उसको डिस्कस नहीं करा। MSME पॉलिसी कंटिन्यूड है, तो हम उत्तराखंड की अभी जब पॉलिसी आ जाएगी तो डिस्कस करेंगे। राजस्थान में अभी लॉन्च हुई है ये। इसमें इन्होंने एलिजिबिलिटी बताई है कि सारे इन्होंने 3 कैटेगरी में बांटा है राजस्थान ने अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी को। एक बोला है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एक बोला है सर्विस सेक्टर को हम ये देंगे, मैन्युफैक्चरिंग को ये देंगे, एक बोला है सनराइज। कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिनको उन्होंने सनराइज सेक्टर बोला है कि ये नए सेक्टर है, ये सनराइज सेक्टर कहलाएंगे।
तो इसमें इन्होंने भी 3 ऑप्शन दिए हैं। इन्होंने पहले तो कैटेगरी बांटी, 50 करोड़ से 300 करोड़ तक का प्रोजेक्ट है तो लार्ज, यूपी में ये 200 करोड़ है, इसमें 50 से 300 करोड़ है। मेगा कैटेगरी 300 करोड़ से 1000 करोड़, 1000 करोड़ से ज्यादा अल्ट्रा मेगा। या फिर एम्प्लॉय जनरेट कर लीजिए कि 100 से ज्यादा एम्प्लॉय कर रहे हैं और 250 से ज्यादा, 750 से ज्यादा। तो इन्होंने एक कॉन्सेप्ट और रखा है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट अगर आप कर रहे हो तो भी हम आपकी कैटेगरी को अपग्रेड करने के लिए तैयार हैं, इससे ज्यादा एम्प्लॉय अगर आपके हुए तो। अब इन्होंने भी 3 ऑप्शन दिए कि या तो आप इन्वेस्टमेंट सब्सिडी ले लीजिए, जैसे यूपी ने कहा था कैपिटल सब्सिडी ले लीजिए, या एसजीएसटी की सब्सिडी ले लीजिए, या पीएलआई ले लीजिए। इन्होंने भी यही कहा है, इन्वेस्टमेंट सब्सिडी ले लीजिए, कैपिटल सब्सिडी ले लीजिए, या फिर टर्नओवर लिंक या प्रोडक्शन लिंक था, वहां टर्नओवर लिंक है, वही एक बात थी है, टीएलआई बोल दिया इन्होंने उसको। इन्वेस्टमेंट सब्सिडी की बात करें तो इन्होंने कहा, इन्होंने एसजीएसटी के अमाउंट से करा है कि तक आपको हम रिवर दे देंगे, दे दी है, और 4 से 7 साल में, 4, 5, 6, 7 में, यानी 65 करोड़ की सीलिंग। आइधर आप या तो इन्वेस्टमेंट सब्सिडी ले लो, अगर आप ये नहीं लेते हो तो फिर आप ले लो कैपिटल सब्सिडी। कैपिटल सब्सिडी में इन्होंने फिक्स करा है कि एनुअल इंस्टॉलमेंट 10 साल की देंगे इस हिसाब से। कैपिटल सब्सिडी वाला एक, मैं आपको पॉलिसी से दिखा देता हूँ। ये है इसका कि लार्ज अगर है आपका तो 13% आपका आएगा ईएफसीआई का। इन्होंने कहा है एलिजिबल फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट, उसमें ईसीआई है वर्ड, यहाँ ईएफसीआई है, मतलब एक ही है। 13% तक आपको मिलेगी। मेगा कैटेगरी है तो 17% तक, अल्ट्रा मेगा है तो 23% तक। उसमें भी इन्होंने भी एरिया को कैटेगरी 1, 2, 3 में बांटा है, वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। कैटेगरी 1 में, 2 में, 3 में राजस्थान के 3 एरियाज को उसको डिस्ट्रीब्यूट करा है, 17%, 20%, 25%। यहाँ पे भी वही है कि जहां जहां बड़ा है वो मतलब वो जो जितना ज्यादा रेगिस्तान वाला एरिया है वहां पे वो 20, 30, 23, 28%। जोधपुर या उधर आगे बढ़ते जाएंगे तो ये एरिया बढ़ाते जाएंगे, या बिल्कुल लास्ट में थार या उस तरफ के एरिया में जहाँ पे पॉपुलेशन कम है और हीट ज्यादा है और ग्रीन एरिया नहीं है, वहां पे ये 20, 23, 28% तक हो जाता है। तो ये कैपिटल सब्सिडी का है। और एनुअल सीलिंग इसमें 50 करोड़, उसके अगले जो 4 साल हैं उसमें 65 करोड़, और फिर अगले 3 साल 80 करोड़, ये एनुअल सीलिंग दे रखी है इसमें। फिर उन्होंने टर्नओवर लिंक्ड इंसेंटिव दे रखे हैं कि अगर आप चाहो तो इसके अलावा या तो आप इन्वेस्टमेंट ले लो, कैपिटल ले लो, नहीं तो आप ये ले लो टर्नओवर लिंक्ड इंसेंटिव। उसमें 1.2% से लेकर 2% तक का इंसेंटिव है नेट सेल्स का। टर्नओवर लिंक्ड इंसेंटिव सेल्स का इतना आप ले लो हमसे। इसमें भी कैपिंग दे रखी है, 1 से 3 साल 50 करोड़, 4 से 7 साल 65 करोड़, 8 से 10 साल 80 करोड़। तो अगर आप देखो तो पहले सब्सिडीज में ये नहीं दिखते थे, 50 लाख 1 करोड़ तक की सब्सिडियां होती थी। अगर आप देखो तो नए वाले में एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है कि हम गवर्नमेंट को ये देख रहे हैं कि गवर्नमेंट 100-100 करोड़ 200 करोड़ तक भी सब्सिडी दे रही है। इतना बड़ी सब्सिडीज पुरानी पॉलिसीज में अगर आप देखेंगे तो कैपिंग बहुत कम हुआ करती थी, अब गवर्नमेंट ने कैपिंग को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। उसके अलावा इंटरेस्ट सबवेंशन है राजस्थान में कि 5% का इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा टर्म लोन जो कोई लेगा उसको, और फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर, और सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 2.5% ऑफ ईएफसीआई, यानी जो भी उसकी प्रोजेक्ट की कॉस्ट होगी, इक्विटेड फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो भी होगा उसका 2.5% से ज्यादा ना हो इंटरेस्ट सबवेंशन। ये 5 साल तक मिलेगा 5% का। टेक्सटाइल गारमेंट एपरल सेक्टर में जो है वो आपको shall be eligible on the term loan taken by the Reserve Bank for making investment in plant and machinery constituting as a part of EFSI, उसको उसमें जोड़ देंगे, मतलब जो इन्वेस्टमेंट आप फर्दर इसके थ्रू करोगे उसको भी इसमें जोड़ देंगे। अब बात करते हैं इसमें सर्विस सेक्टर की, राजस्थान वाली में। तो सर्विस सेक्टर में इन्होंने क्या कहा है कि इस लार्ज वाली में आने के लिए आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट 25 करोड़ होना चाहिए सर्विस सेक्टर के लिए, लेकिन अगर आप होटल बना रहे हैं तो 15 करोड़ से भी ज्यादा की अगर है आपकी तो भी हम आपको इसमें आपको एलिजिबल मान लेंगे। अदरवाइज सर्विस सेक्टर 25 करोड़, वहां थी ये थी 50 करोड़,
क्योंकि राजस्थान में मैंने पहले एमएसएमई नहीं डिस्कस करी है, पहले मैंने लार्ज डिस्कस करी है। तो 50 करोड़ यहाँ थी कैप मैन्युफैक्चरिंग, और यहाँ सर्विस सेक्टर में 25 करोड़। 25 करोड़ से 100 करोड़ तक की अगर आपकी सर्विस सेक्टर की यूनिट है तो आप लार्ज में आओगे। 100 करोड़ से 250 करोड़ की है तो मेगा में आओगे, 250 करोड़ से ज्यादा की है तो आप जो है अल्ट्रा मेगा में आओगे। या फिर एम्प्लॉयमेंट है कि 500 से ज्यादा एम्प्लॉय आपके में 500 तक एम्प्लॉय काम कर रहे हैं विद मिनिमम 25 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, तो आप इसमें लार्ज में आओगे। 75 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है और 2000 से ज्यादा एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो आप मेगा में आओगे। 150 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, 4000 तक के एम्प्लॉय, तो अल्ट्रा मेगा में आओगे। उसकी भी इन्होंने दे रखी है क्योंकि मैंने सारा कुछ इसमें आगे कवर करा हुआ है। ये आगे इसमें बूस्टर भी दे रखे हैं, वो हम कभी आगे समझेंगे। एंकर बूस्टर्स हैं, कुछ कुछ सेक्टर है कि सेक्टर में आप काम करते हो तो आपको और 2% 4% बढ़ा देंगे कैपिटल इन्वेस्टमेंट को। उसके बाद नीचे आते हैं हम लोग, सर्विस सेक्टर की लिमिट्स आपको और दिखाऊंगा। नवीन जी स्क्रीन पॉज हो गई है। स्क्रीन पॉज हो गई है। हम्म। मैं वो अपनी स्क्रीन मैंने कंप्लीट स्क्रीन शेयर कर रखी है, वैसे सर्विस सेक्टर का लिमिट्स दिखा रहा था। एक कोई बात नहीं, मैं वर्बली बोल देता हूँ। अभी वापस जब मैं स्लाइड पे आऊंगा तो शायद वो विजिबल हो जाएगी अभी। अभी विजिबल है सर? सर स्क्रीन पॉज नहीं है, आप उसको रीशेयर कर दीजिए दोबारा। अच्छा, कई बार क्या है, ये हैक हो जाती है तो वो रिपोज कर दो, उसको दोबारा लिंक कर दो। अब शेयर हो गई। बस ठीक बिल्कुल है, ओके बिल्कुल। ओके। मैं इसमें ये दिखा रहा था कि लिमिट्स हमारी क्या है। तो वो लिमिट्स यहाँ पर दे रखी हैं। आप दिख रही है ये वाली स्क्रीन आपको, जो पीडीएफ दिख रहा है? इसमें सर्विस सेक्टर में है आपका लार्ज कैटेगरी में 10%, मेगा कैटेगरी में 12% और अल्ट्रा मेगा में 16%। ये सर्विस सेक्टर में अगर आप आ रहे हो 10 12 16। इसमें भी कैपिंग है 10 15 20 की ईयर वाइज। और फिर ये टर्नओवर लिंक इंसेंटिव है 1% से लेकर 1.4% तक। जो हमने 1.2 देखा था मैन्युफैक्चरिंग में, 2% तक, यहाँ 1 से 1.4 तक है सर्विस सेक्टर में। ये पॉलिसीज बहुत मतलब डिटेल्ड पॉलिसी है, 127 पेज की पॉलिसी है। मैंने केवल मेन मेन पॉइंट्स आपको शेयर करें क्योंकि हम लोग बुलेट से फिर उतर सकते हैं। जब आपको क्लाइंट को बताना हो तो पहले आप बुलेट शेयर करेंगे, तो फिर क्लाइंट इंटरेस्टेड हो तो आप और देखेंगे तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, SGST, ये ज्यादातर चीजें वेवर होती हैं। ज्यादातर स्कीम में ये 4 चीजें कवर होती हैं: कैपिटल सब्सिडी, इंटरेस्ट सब्सिडी और स्टैम्प ड्यूटी, और SGST होगा या फिर कुछ और, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी होगी या कुछ और होगा। स्टेट टैक्सेस, कोई ना कोई स्टेट टैक्स वेवर होगा। फिर एक सनराइज क्लॉज दिया है राजस्थान ने कि अगर आप इस एलिजिबल क्राइटेरिया में आते हैं, जैसे ग्रीन हाइड्रोजन, एथेनॉल का प्लांट लगाते हैं, मेडिकल डिवाइसेस, बायोटेक्नोलॉजी, बैटरी टेक्नोलॉजी, डेटा सेंटर, डिफेंस, ड्रोन्स, सेमीकंडक्टर, वेस्ट रिसाइकलिंग, तो आपको 100% तक हम दे देंगे। अभी हमने पढ़ा था स्टेट टैक्स का 75%। अब यहाँ राजस्थान वाले कह रहे हैं कि हम 100% तक दे देंगे आपको 7 साल तक। तो ये सनराइज सेक्टर्स हैं। बाकी के ये लिंक्स हैं इंपॉर्टेंट जो मैंने शेयर करे हैं। इसमें आपका ये जो है यूपी गवर्नमेंट वाला लिंक है, ये निवेश मित्र वाला आपका यूपी का लिंक है। ये इससे सारे रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, इससे यूपी में अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका राजस्थान का है। ऊपर वाला, सॉरी, ये ऊपर वाला ये उत्तराखंड का यूपी GIS है। इसमें मैंने एक उत्तराखंड की भी लिंक भी शेयर करी थी, नहीं तो मैं अलग से बता देता हूँ। उत्तराखंड की लिंक है investUttarakhand.uk.gov.in, जिसपे आपको उत्तराखंड की पॉलिसी मिल जाएंगी। तो ये 3 ऐसी जगह हैं जहां से आप पॉलिसीज को ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ हद तक छत्तीसगढ़ ने भी लॉन्च करी है स्टेट वाइज सब्सिडीज, तो वो सारी हम लोग कवर करेंगे। इस बीच में एक चीज शायद अभी मुझसे मिस हो गई है, मुझे लग रहा है, वो थी MSME की राजस्थान की पॉलिसी भी है। मैं अलग से उसको दिखा देता हूँ। ये MSME की राजस्थान की इंटरेस्ट इंसेंटिव पॉलिसी है। अगर MSME में है आप तो ये आपको दे रखा है इन्होंने।
कि 75% ऑफ स्टेट टैक्स डिपॉजिटेड फॉर 10 ईयर्स, यहाँ 10 ईयर्स कर दिया है, एमएसएमई के लिए 10 साल कर दिया है, और लार्ज के लिए 7 साल कर दिया है। इतनी तक की सब्सिडी मिल जाएगी आपको जो भी आप करेंगे, यानी एसजीएसटी का 10 साल तक का जो भी होगा उसका 75% आपको मिल जाएगी एज अ इन्वेस्टमेंट सब्सिडी। या फिर आप ले लो कैपिटल सब्सिडी। कैपिटल सब्सिडी है कि स्पेशल इंसेंटिव 50% ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टमेंट, मैक्सिमम 40 लाख। या फिर एग्रो और फूड में है तो भी 50% है, मैक्सिमम है यहाँ पे 1.5 करोड़। यहाँ सेक्टर स्पेसिफिक दे रखा है, एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग में है अगर आप एमएसएमई में, तो 50% कैपिटल इन्वेस्टमेंट का, या फिर मैक्सिमम 1.5 करोड़ तक का। 5% एडिशनल कैपिटल सब्सिडी अगर आप एफपीओ बनाते हो तो, और या फिर आप SC ST वुमेन एंटरप्रेन्योर हो तो मोटा मोटा मैं कहूँ तो 1.5 करोड़ तक में है। अगर फूड में है 1.5 करोड़ नहीं है तो 40 लाख तक की है। या फिर आप इन्वेस्टमेंट सब्सिडी ले लो तो वो 10 साल तक की है। इसमें भी तीनों में से एक ही मिलेगी। ये भी एज पर RIPS दे रखा है ना, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2024 के क्लॉज 3.4.2.1 के हिसाब से दे रखा है। तो इन्वेस्टमेंट सब्सिडी 10 साल, कैपिटल सब्सिडी ले लो या फिर आप, या फिर तीसरा है आपका प्रोडक्शन लिंक वाला, इसमें नहीं है ऑप्शन। इसमें इन्होंने फिर इंटरेस्ट सब्सिडी की बात करी कि 5 करोड़ तक का लोन है तो 2% का एडिशनल इंटरेस्ट सबवेंशन है। 5 करोड़ से 10 करोड़ अगर आपका प्लांट की कॉस्ट है तो 1% है, और 10 करोड़ से भी ज्यादा का है, 50 करोड़ तक का है तो 0.5। 50 करोड़ से ऊपर तो हम फिर लार्ज में आ ही जाएंगे। तो ये MSME का है राजस्थान का। बाकी एक उत्तराखंड की जो पुरानी वाली इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी वो मैं एक बार शेयर कर देता हूँ। लेकिन ये 2021 की, 31 दिसंबर 2021 की है, तो ये एक्सपायर नहीं होने वाली है। ये उत्तराखंड की इंडस्ट्रियल पॉलिसी है। इसमें भी इन्होंने यही कैटेगरी वाइज बांटा है कि लार्ज प्रोजेक्ट 50 करोड़ से 75 करोड़, मेगा प्रोजेक्ट 75 करोड़ से 200 करोड़, अल्ट्रा मेगा 200 करोड़ से 400 करोड़, सुपर अल्ट्रा मेगा 400 करोड़ से भी ज्यादा के। अब इसमें लेकिन ये दे रखा है कि दिस पॉलिसी विल बी इफेक्टिव डेट ऑफ इशू नोटिफिकेशन एंड विल बी इन फोर्स इन 31 मार्च 2025। तो ये क्योंकि अब इसी साल एक्सपायर हो रही है तो इससे पुराने प्रोजेक्ट्स जो होंगे वो तो आप ले सकते हो, नए प्रोजेक्ट्स नहीं ले सकते। इसके अलावा भी वेबसाइट पर कोई नई पॉलिसी इन्होंने नहीं दिखाई है इसको लेकर। बाकी इसमें ये इलेक्ट्रिसिटी रिइंबर्समेंट हुआ करता है। आपको 50 लाख तक की कैपिंग है इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की रिइंबर्समेंट में। 75 लाख की कैपिंग अल्ट्रा मेगा, उसमें मेगा में, अल्ट्रा मेगा में 1 करोड़, सुपर अल्ट्रा मेगा में 1.5 करोड़ तक। स्टैम्प ड्यूटी है इसमें 50% की। और ETP वाला तो ये तो हमारे को होटल वाले में भी मिल गया था। बाकी SGST का रिइंबर्समेंट है 30%। इंटरेस्ट सब्सिडी 7%, मैक्सिमम 5 लाख लार्ज के लिए। इसमें 35 लाख है, 7% ही है इंटरेस्ट सब्सिडी, कॉमन है सब में। इसमें 35 लाख की कैपिंग हो जाती है। फिर आगे जाकर और देखेंगे तो फिर आपको 50 लाख की कैपिंग देखने को मिलेगी, फिर 75 लाख की कैपिंग देखने को मिलेगी अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट में। तो इंटरेस्ट सबवेंशन है आपको। बाकी ये पॉलिसी अब ज्यादा उसका बचा नहीं है, क्योंकि अब जो आएगी नहीं उसमें कैपिटल सब्सिडी के साथ इसका इंट्रोड्यूस होने का पूरा पूरा चांस है। तो ये हमारे बिल्कुल नेट अभी अभी अपडेशन के लिए आ रही है। बाकी एक्सपेक्ट स्टार्टअप पॉलिसी और डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, जो पुरानी हमारी ये यूपी की जो 2017 से 22 वाली पॉलिसी थी, यही उत्तराखंड ने सीधी सीधी अडॉप्ट करी है इस साल में। जिसमें इन्होंने बोला है कि अगर आप स्टार्टअप खोलते हैं तो हम इसमें 15 लाख रुपए की ग्रांट देंगे, जो यूपी दे रही है 32 लाख के आसपास। बाकी जो हमने बताई थी 2.5 करोड़ की ग्रांट जो नोडल एजेंसी के, तो ये उत्तराखंड में वो 1.25 करोड़ रुपए है। यहाँ पर 1.25 CR है, वहाँ जो हम यूपी की बात करें तो 2.5 करोड़ है। ये आ गया हमारा
इंक्यूबेशन सेंटर अगर आप उसमें उत्तराखंड में सेटअप करते हैं तो 1 करोड़ तक की आपको मिलेगी, और मैक्सिमम 50% की आपको असिस्टेंस मिल सकती है अगर आप न्यू इंक्यूबेशन सेंटर बनाते हैं तो। और एग्जिस्टिंग का एक्सपेंशन करते हैं तो 50 लाख की, जो नोडल एजेंसी वाला मैंने आपको बताया था। बाकी ऑपरेशनल ग्रांट आपको मिलेगी 1 लाख पर स्टार्टअप, जितने भी स्टार्टअप आप अपने में एनरोल कराओगे उसकी। ये इंक्यूबेशन वाली हो गई हमारी। बाकी इसमें 10 लाख तक का वो है आपका प्रोटोटाइप ग्रांट है, अगर आप उत्तराखंड में बनाते हैं तो। ये आ गया आपका सीड फंड का। रिकॉग्नाइज स्टार्टअप को 10 लाख तक की ग्रांट मिलेगी। अगर लेड बाय वुमेन है तो 12.5 लाख की मिलेगी। और अगर डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी है तो 2.5 लाख और एडिशनल, तो 10 लाख से ही हो जाती है 15 लाख। तो मैंने जो बताया आपको 15 लाख तक, 10 लाख से 15 लाख तक का आपको सीड फंड स्कीम उत्तराखंड की मिलेगी। ये हमने लगभग लगभग सारी जो पॉलिसीज थी मेजर, जो सब सेक्टर्स को कवर करती है, या तो इंडस्ट्री को कवर करती है मेजर, या फूड सेक्टर, या अपना टूरिज्म सेक्टर जो सबसे ज्यादा पॉपुलरली हमें मिलता है उनको करते हैं। बाकी आप इन साइट्स पे जाएंगे तो आपको और सेक्टर भी हैं जहाँ पे मिलेंगी। सोलर सेल बहुत ज्यादा हिट चल रहा है, सेमीकंडक्टर चिप चल रहा है, ये भी आपको क्लाइंट बहुत जल्दी मिलेंगे देखने को, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट के टारगेट बहुत ज्यादा है, अभी गवर्नमेंट बहुत ज्यादा पुश कर रही है। तो ओवर टू पंकज जी, हम लोग आगे क्वेरीज ले सकते हैं लोगों की। जी सर। नवीन जी, एक क्वेरी मैं चैट बॉक्स से पढ़ रहा हूँ। इसमें लिखा है सी ए शिवम जी का क्वेरी है। हेलो, गुड इवनिंग। वन थिंग आई वांट टू नो how we can apply for grants given by UP government which you have discussed, like sustenance allowance, prototype grants, seed capital of rupees 7.5 lakhs। ये इन्होंने क्वेरी चैट ये बॉक्स। सब ये सब ये जो मैंने आपको लिंक शेयर करी है, मैं दोबारा लिंक शेयर कर दे रहा हूँ। तो ये invest.up.gov.in पे ही लिंक है इसके अप्लाई करने की। वहां पे आपको एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है। पहले 2017 से 22 की पॉलिसी थी, वो निवेश मित्र के थ्रू अप्लाई होती थी। अब जो आ रही है वो invest.up के थ्रू आ रही है। एक निवेश सारथी पोर्टल भी है, उसके थ्रू ये अप्लाई कर सकते हैं, यूपी गवर्नमेंट की जितनी भी। ओके। सीए शोभी का क्वेरी है, एनी सब्सिडी अवेलेबल टू सीए स्टार्ट न्यू ऑफिस, प्लीज रिप्लाई। हाँ, ये सीएस वाला भी मैंने डिस्कस किया था जब हमारा बरेली में हुआ था, कि ये जो 52 लाख वाली ग्रांट है ये सीएस भी ले सकते हैं खुद अपने ऑफिस के लिए, बिकॉज वी आर ऑल्सो एलएलपी, वी आर ऑल्सो एलिजिबल, अगर हम उसको दिखाते हैं सही तरीके से। ओके। चैट बॉक्स में तो सर इतना ही। दो तरीके से हमारी एक स्कीम है प्लेज पार्क स्कीम। उसमें है कि 20 एकड़ तक की लैंड है आपकी, 20 एकड़ तक की लैंड है, तो उसमें आप 1% पे गवर्नमेंट लोन दे रही है, 1% पे 3 साल तक आपको मिलेगा उसमें आपको लोन। फिर आपको बस फिर 4 से 5% की इंटरेस्ट पे मिलेगा, बहुत सस्ते रेट पे आपको मिलेगा। फिर 30 एकड़ से ज्यादा की लैंड अगर आप लेकर इंडस्ट्रियल पार्क बनाते हो यूपी में, तो आपको 25% तक की डेवलपमेंट कॉस्ट उसमें मिल जाएगी। ये इंडस्ट्रियल पार्क की बात करें। अब ये उत्तराखंड की भी मैं देख रहा हूँ तो मुझे याद आ गया, उत्तराखंड में भी इंडस्ट्रियल पार्क में इसी तरीके से दे रखा है। इंडस्ट्रियल पार्क का कॉन्सेप्ट बहुत चल रहा है आजकल। लोग पहले प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क में नहीं लगाते थे, कि अपनी अपनी लैंड खरीदी फिर उसको 143 करा रहे हैं, सेक्शन लैंड यूज चेंज करा रहे हैं। अब एक बीच में पहले भी आ गई थी, हम वो अटेंड कर लेते हैं, तब तक इंडस्ट्रियल पार्क भी डिस्कस कर सकते हैं। यूपी सीधा पार्क में टाई अप कर आपको लेती है। नहीं कराना पड़ेगा? इंडस्ट्रियल पार्क में क्या लैंड यूज चेंज कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी? नहीं नहीं, वो सब 100% तक उसमें लैंड डेवलपमेंट कन्वर्सन चार्जेस का रिimbursement है, स्टैम्प ड्यूटी का रिimbursement है, और जो डेवलपमेंट आप करेंगे अंदर का उसका 25% तक आपको मिल सकता है। ओके सर। रोहित जैन जी कह रहे हैं कि इज एनी रिस्ट्रिक्शंस ऑन एग्रीकल्चर प्लॉट? एग्रीकल्चर प्लॉट मतलब क्या? वो तो आप ये देखेंगे ना अपनी लोकल अथॉरिटी में, वो उस यूज के लिए वैसे है नहीं है। आपको कन्वर्ट जैसे नॉर्मली कराना है वो आप एज पर जो नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंगली कराएंगे। ये तो हम आपकी कॉस्ट रिइंबर्स की बात करते हैं। ओके। मतलब दिस पॉलिसी डज नॉट एम्पावर टू मेक कि ये लैंड हम इंस्टीट्यूशन लैंड डिक्लेयर करते हैं। वो आपको जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जो आपके
तहसील के रूल्स है वो फॉलो करने हैं आपने। बस ये है कि आपने जो पैसे खर्च करे हैं वो आपको वापस मिल जाएंगे 100%। स्टैम्प ड्यूटी मिल जाएगी, 100% लैंड कन्वर्जन चार्जेस मिल जाएंगे आपको वापस। ये है सर। कहाँ से पूछ रहे हैं ये थोड़ा सा बता दें लोकेशन, क्योंकि हम स्टेट रोहित, के साथ बात कर रहे हैं इसलिए। मुझे लोकेशन तो इसमें विजिबल नहीं है, बट रोहित जैन करके हैं हमारे हाँ हाँ। अटेंडीज। इसमें इसमें जैसे है कि जोधपुर राजस्थान से हैं। राजस्थान से अच्छा, जोधपुर राजस्थान से पूछा। जी। राजस्थान में एक्चुअली में राजस्थान ने थोड़ी सी अलग तरीके की पॉलिसी लगाई है। वो लोग ज्यादातर स्टेट टैक्सेस में ही बोल रहे हैं हर चीज की। स्टेट टैक्सेस का आप 75% ले लीजिए, स्टेट टैक्सेस का 100% ले लीजिए। मतलब उन्होंने लिंक कर दिया अपने रेवेन्यू से ओके। ज्यादातर चीजें उसमें दे भी रखा है उन्होंने नीचे की मैक्सिमम सब्सिडी जो है वो इससे ज्यादा नहीं हो सकती। यानी वो यही कह रहे हैं कि जो हमारा आप हमें देने वाले हो पैसे, बस वो उतना ले लो आप हमसे बेनिफिट। नवीन जी, मेरा एक क्वेरी है इसमें, अभी जब तक कोई क्वेरी नहीं आती है। एक मेरा क्वेरी है, जो स्टार्टअप इंडिया आपने स्टार्टिंग में हमें डेलिब्रेट किया था, तो उस पे क्या है कि एनी 3 इयर्स में आपने बोला था, आउट ऑफ 10 इयर्स हम जो इनकम टैक्स का एग्जेम्पशन है वो अवेल कर सकते हैं जी 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 फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ द सर्टिफिकेट अप टू 10 इयर्स इन एनी। बिल्कुल। ये डेट ऑफ इशू नहीं है, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होगा। अगर आप आज भी अगर किसी पुरानी एंटिटी का, मान लेते हैं कि किसी प्राइवेट लिमिटेड को हमने 2019 में बनाया, तो जी। आज हम उसका सर्टिफिकेट लेंगे तो सर्टिफिकेट की वैसे इशू डेट तो आ जाएगी, लेकिन लिखा होगा उसमें पीरियड ऑफ वैलिडिटी ये 2018 से 2028 तक वैलिड है। ओके। तो ये पीरियड ऑफ इनकॉर्पोरेशन से लेकर 10 साल है आपके पास। ओके, तो हमें सर्टिफिकेट डेट नहीं देखना, उसमें लिखा हुआ मेंशन होगा आएगा कि हमेशा फ्रॉम। मेंशन होता हुआ आता है प्रैक्टिकली। ओके, बात। और तो एनी कॉन्जिक्यूटिव 3 इयर्स में लेना है या इन एनी ऑल्टरनेटिव ईयर्स? एनी कॉन्जिक्यूटिव लगातार होने चाहिए वो। अगर आपने एक बार अवेल कर लिया तो फिर वो लगातार कंटिन्यूस 3 इयर्स तक वो अवेल होता रहेगा। ओके। और सेकंड क्वेरी ये है कि सर, इसमें एक एफडीआई की जिक्र किया था स्टार्टअप इंडिया में, तो वो एफडीआई के लिए थोड़ा सा कुछ हाईलाइट कर दीजिए सर, कि अगर इसमें एफडीआई इन्वेस्टमेंट कोई इंडिया में लेना चाहे। एफडीआई नहीं, वो मैंने बताया था कि डिपॉजिट्स एज पर कंपनीज एक्ट जो है वहां पर कुछ 25% है, वो 30% हो जाती है। अगर आप मतलब नेटवर्थ से ज्यादा तक के डिपॉजिट ले सकते हैं उसके लिए वो ओके, डिपॉजिट। तो उसमें क्या स्टार्टअप को सारे फेमा रेगुलेशंस की रिटर्न्स वगैरह जो डालनी है वो पहले डालनी है, या फिर एक सिंगल देखिए प्लेटफॉर्म? फेमा इज टोटली डिफरेंट थिंग। फेमा नहीं, मैं एक बार ही वो आपको स्लाइड रिकवर बैक करा देता हूँ। ये जो हमारे कंपनीज एक्ट में जैसे बेनिफिट है वो जैसे ये बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे। जी। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वहां पर इन्होंने एक स्टार्टअप कंपनी की डेफिनेशन को क्लॉज 240 में रिकॉग्नाइज करा है और उसको रेफरेंस दिया है। वही जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट की जो डेफिनेशन है उसी को रेफर करता है ये। ओके। डिपॉजिट ट्रीटमेंट में एग्जेम्पशन दी है कि कंपनीज रूल्स कहते हैं कि 25 लाख या मोर रिसीव बाय अ स्टार्टअप कंपनी बाय वे ऑफ कन्वर्टेबल नोट इन अ सिंगल ट्रांच फ्रॉम अ पर्सन शिल नॉट बी ट्रीटेड एज अ डिपॉजिट। तो प्रॉब्लम क्या आती है कि स्टार्टअप्स को, क्योंकि क्या होता है कि डिपॉजिट्स लेने पड़ते हैं, उन्हें इन्वेस्टमेंट लेना है, तो हमेशा कई बार अनऑर्गेनाइज तरीके से भी मतलब कह लीजिए राइट। लोन मिलते हैं। तो उसको करने का एक इंस्ट्रूमेंट इन्होंने बताया है कन्वर्टेबल नोट, कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स के तरीके से। ज्यादातर हम लोग भी देखते हैं वीसी फंडिंग कराते हैं तो हमने उसमें देखा है कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स ज्यादातर हम लोग यूज करते हैं उसमें। सर अगर जैसे फुल टाइम देने होते हैं तो कन्वर्टेबल इक्विटी देते हैं। तो वहां तक में 25 लाख रुपए अगर कन्वर्टेबल डिवेंचर से मिल रहे हैं तो वो डिपॉजिट नहीं कहलाएगा। सर जैसे हमारी एक रनिंग एलएलपी है, वो स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर्ड है, बट एक हमें पार्टनर ढूंढना है और मिल गया जो इस पे इन्वेस्ट करना चाहता है, अब वो उसमें पार्टनर बनना चाहता है, और वो बिलो 25% शेयर का रहना चाहता है, और ही इज वांट टू इन्वेस्ट अब 1 करोड़ या 10 करोड़, एनी एनी फिगर। डिपॉजिट की रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है ना, ये तो हम हाँ, प्राइवेट उसमें कोई कंपनी की रिस्ट्रिक्शन बात नहीं कर है। तो क्या मैं अपना जो नॉर्मल अपना एलएलपी एग्रीमेंट है सिर्फ उसको रिवाइज करूं, और जो भी स्टार्टअप मेरा रजिस्ट्रेशन है उसके अकॉर्डिंग उससे एफडीआई इन्वेस्टमेंट ले लूं, एंड अपनी जो रेगुलर कंप्लाइंसेस आरओसी की हैं वो पूरा कर लूं? सो रहे हैं। ये पूरा ये सब्जेक्ट कंप्लाइंस का क्वेश्चन हो गया वो तो। जी। आप उसको पार्टनर को ऐड करते हैं, मतलब ये तो आप नॉर्मल कोर्स में जिस तरह से ट्रीट करते हैं उससे स्टार्टअप का कोई लिंक नहीं है इस चीज का। अच्छा, जो मतलब नॉर्मल कोर्स मेरा। हम लोग करते हैं वही हम उससे करेंगे। स्टार्टअप का रिकग्निशन उससे कोई इफेक्ट नहीं होगा। बाकी हाँ जैसे डिपॉजिट्स के कुछ क्लॉज ए टू ई है वो भी अप्लाई नहीं होते 5 इयर्स तक अगर डिपॉजिट लेते हैं। जी। बाकी जो लिमिट है डिपॉजिट्स की बैलेंस लोगों से वो 25% है, नेटवर्थ और रिजर्व की वो 35% हो जाती है। ओके। और बोर्ड मीटिंग वाला मैंने डिस्कस किया ही था। तो ये सारी चीजें हैं। और सर, एक स्टार्टअप में वीडियो बनाने का स्टार्टिंग में जब रिकॉग्निशन जाता है, तो उसमें एक हाँ, मैंडेटरी क्लॉज एक है कि वीडियो बनानी पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। रिकॉग्निशन में नहीं आता है, टैक्स एग्जेम्पशन जब क्लेम करते हैं तो वीडियो। एग्जेम्पशन के समय आता है। जी जी हाँ जी। तो वीडियो तो बनानी होती है, उसको वो यूट्यूब पे अपलोड करके लिंक शेयर करनी पड़ती है। जी जी।
तो क्या सर उसमें डिफरेंट सेट ऑफ स्किल्स हमें दिखा रहे हैं, या सिर्फ हमें बिजनेस का अपना वेंचर्स जो हमने सोचा है जो हमें करना है, या बिजनेस कॉम्पोजिशन को से ज्यादा है? उसको आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो एक्चुअल में वो देखना चाहते हैं, इसलिए वो प्रेमाइसेस एक्चुअल की जो है जो वर्किंग है उसका वीडियो, एक शॉर्ट वीडियो मांगते हैं वो लोग। बना दें? वो शेयर कर दीजिए एज इट इज। ओके ओके, थैंक यू सर। कुछ क्वेरी सर और हमारी चैट बॉक्स में आई है। चलो। सर मैंने अभी चैट बॉक्स की क्वेरी रिफर कर रहा हूँ। सीए शिवम जी ने बोला है कि वन मोर क्वेरी प्लीज, फॉर सीड फंडिंग ग्रांट्स ऑफ ₹20 लाख, is it sufficient that we have only PPT and an idea, or should we have a viable running business, and how we can reach incubators for this grant? मैं समझ नहीं भाई, एक मिनट मैं भी चैट बॉक्स से ही पढ़ वन लेता मोर क्वेरी प्लीज, इसमें लिखा है कि फॉर सीड फंडिंग ग्रांट्स 20 हूँ। लाख। Grant of 20 लाख, it is sufficient that we have only PPT and idea or we should have a viable running। नहीं, viable running कुछ दिक्कत नहीं है, प्रेजेंटेशन ही काफी है। ओके, आइडिया इज इनफ, बट आइडिया के साथ एक्शन भी होने चाहिए। ऐसा ना हो कि मतलब आपको मतलब उसका कोई बेस होना चाहिए, अगर आपको करेंगे तो बेस के साथ उसको करें। मतलब आपने मान लो कहा कि मैं ऐसी ऐप बना रहा हूँ, मान लो वो ऐप बनाना ही पॉसिबल नहीं हो, केवल सोच के चले जाना नहीं है, आप बताओगे बहुत क्लियरली कि, क्योंकि वहां पे भी एक एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी बैठती है, ईएसी कहते हैं हम उसको। उसमें 30 मेंबर्स हैं, उनमें से 2 या 3 मेंबर्स मिलकर उसको देखते हैं, और बाद में इंक्यूबेटर भी की स्क्रीनिंग टीम भी देखती है, वो लोग अप्रूव करते हैं जी कि आपका आइडिया जो है वो आप जो बना रहे हो वो पॉसिबल होना चाहिए, पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। प्लस उसमें आपने कुछ एक्शन लिए होंगे तो आप कुछ ना कुछ मार्केट सर्वे या इस सब चीजों को इंक्लूड करें, मतलब पीपीटी को स्ट्रांग बनाए। रनिंग बिजनेस होना जरूरी नहीं है, रनिंग मतलब ऐसा नहीं कि आप उस काम कर रहे हो, आप बिल्कुल शुरू से काम करना चाह रहे हो, लेकिन आपने जो आइडिया बनाया उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना जरूरी है। आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा उनको कि आप ये आइडिया बनाने में सीरियस हो, और ये आइडिया जो आप बना रहे हो वो पॉसिबल भी है, उसकी पॉसिबिलिटी ही होनी चाहिए। वायबिलिटी, सेकंड क्वेश्चन, वायबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी इज टोटली डिफरेंट थिंग। हम ये नहीं कह रहे कि ये प्रॉफिटेबल होगा, क्योंकि ज्यादातर स्टार्टअप शुरुआत में लॉस मेकिंग होते हैं। तो वायबिलिटी जहां हम कहते हैं वहां हम कहते हैं कि हाँ ये प्रोडक्ट भले ही आज वायबल नहीं हो, लेकिन हाँ आज पॉसिबल जरूर होना चाहिए। सर, एक सेकंड क्वेरी है, इसमें नाम नहीं लिखा हुआ है, ओनली वाई लिखा हुआ है। सर, इज एनी सब्सिडी स्कीम फॉर ट्रेडर? सब्सिडीज ये है ना सारी आपकी एमएसएमई की, सब ट्रेडर्स के लिए है, इसमें कहीं मैन्युफैक्चरिंग के लिए लिखा ही नहीं है। जो लार्ज वाली है वहां मैन्युफैक्चरिंग लिखा है, लेकिन जो एमएसएमई की है उसमें ट्रेडर भी आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। सर क्योंकि सर हम उद्यम में जब रजिस्ट्रेशन करने जाते हैं तो वहाँ मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस ही एक हाँ प्रॉब्लम। दे रखा है ना उन्होंने कि ट्रेडर्स की कैटेगरी उन्होंने इंट्रोड्यूस करी थी, तो उन्होंने कहा था कि डिलेड पेमेंट का आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, जी बाकी के आपको क्रेडिट इंसेंटिव्स हैं या बाकी के इंसेंटिव्स है वो आप ले सकते हो। तो जी उसमें स्पेसिफाई कर रखा है उन्होंने कि कुछ इंसेंटिव आप ले सकते हो, कुछ नहीं ले सकते। जी बाकी ट्रेडर्स के लिए पहले भी रहा है, इंटरेस्ट सबवेंशन 2% का रहता था, फिर वो उसको डिसकंटिन्यू कराया है उन्होंने बीच में। जी एमएसएमई में पहले 2% का इंटरेस्ट सबवेंशन सेंट्रल गवर्नमेंट भी लेकर आई थी, अब ये तो यूपी गवर्नमेंट का है। सर एज सच अभी तो चैट बॉक्स कंप्लीट है, कोई नई क्वेरी नहीं है। हम लोग बाकी मुझे लगता है कि हम लोग टाइमली में उसको वाइंड अप किया है, क्योंकि एक्चुअली इतना सारा कंटेंट होता है तो हमारे लिए भी सिलेक्शन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज सब्सिडी एक ऐसा चीज है जहाँ पर डिस्कशन का कोई एंड नहीं है। जी एक एक पॉलिसी अगर ये राजस्थान की डिस्कस करेंगे तो 127 पेज की है, एससी राइट की बहुत डिटेल्ड में है, उसमें आगे और सारी डिटेल है। तो ज्यादातर यही है, इंडस्ट्रियल पार्क है, इंडस्ट्रीज हैं। और एक और जैसे एक जनरल क्वेरी और मैं बता दूं कि एक होती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की भी ले सकते हैं और स्टेट गवर्नमेंट की भी ले सकते हैं, तो वो चीज है कि आप दोनों ले सकते हो, ये चीज को बहुत क्लैरिफाई कर दिया, बट आप एक ही बेनिफिट 2 बार नहीं ले सकते। सर सौम्या जी जैसे की। जैसे कि स्टैम्प ड्यूटी आपने मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट में आपने ले ली वेवर, अब आप उसी स्टैम्प ड्यूटी का वेवर स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी से लेना चाहो तो वो नहीं कर सकते, जी रिपीटिशन नहीं पॉसिबल है। लेकिन अगर कोई इंसेंटिव ऐसा है जो दोनों जगह अलग अलग है तो वो ले सकते हैं। हाँ, नवीन जी एक क्वेरी और है सौम्या जी की। have questions in RIPS RIPS 24, all MSME can take MSME standard package benefit, right? Like those who have EFCI is less than 25 करोड़। इनका ये कहना है कि RIPS 24 all MSME can take MSME standard package benefit, like those who। है ना, 25 करोड़ से नीचे तो एमएसएमई वाला ले लेंगे, आरआईपीएस में ही है ना उस चीज का, हमने बताया अभी ना कि
RIPS का ये हमने शेयर किया था, ये वाला मैं दोबारा शेयर कर देती हूँ। इसमें साफ दे रखा है कि ये 25, ये MSME में अगर आप आ रहे हो तो ये वाले बेनिफिट हैं आपके लिए। 75% 10 साल तक मिल जाएगा, वहाँ 7 साल है लार्ज में। 25 करोड़ से नीचे के, या तो आप अगर होटल बना रहे हो तो 15 करोड़ वाला आपका वैसे ही आ जाएगा। दो चीजें हैं, 25 करोड़ से लोअर में आपको एक तो अलाउड यहाँ पर है, ये मैं दिखा देता हूँ, ये जैसे ऑल एंटरप्राइज हैव इन्वेस्ट 15 करोड़ और वो टूरिज्म यूनिट है तो वो 15 करोड़ पे भी क्वालिफाई कर देंगी यहाँ। फिर एंटरप्राइज इन अदर सर्विस सेक्टर हेल्थ केयर नीड टू मेक अ मिनिमम इन्वेस्टमेंट ऑफ 25 करोड़ टू क्वालिफाई बेनिफिट अंडर लास्ट प्रोडक्ट। अगर यहाँ पे नहीं आ रहे हो आप तो आप MSME में चले जाओ, RIPS की इसमें चले जाओ आप। यहाँ आपको 50% या ये 1.5 करोड़ तक की कैपिंग है, ये मिल जाएगा। फूड वाला होगा, अदर देन फूड होगा तो 40 लाख मिल जाएगा। या इन्वेस्टमेंट सब्सिडी ले लो 75% ऑफ SGST की 10 साल तक की, और ये 0.5 से लेकर 2% का इंटरेस्ट सबवेंचर। तो ये है 25 करोड़ से नीचे वालों के लिए। सबके लिए कुछ ना कुछ है, या तो वो MSME में जाएगा या इंडस्ट्रियल पॉलिसी में जाएगा, वो किसी एक जगह जरूर फॉल करेगा। मतलब आज की डेट में मैं अगर एक जिस्ट बताऊं तो अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, आप एक बिजनेसमैन की तरह कर रहे हो तो आप MSME इंडस्ट्रियल पॉलिसी में चले जाओ। आप एक स्टार्टअप की तरह कर रहे हो तो आप स्टार्टअप ग्रांट्स में चले जाओ। मतलब आपके पास पैसे नहीं है तो ग्रांट में चले जाओ, आपके पास फंड है और आप कोई इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो तो आप सब्सिडी में चले जाओ। दोनों ही बेनिफिशियल है। ये डिपेंड करेगा कि आपके पास फंड कितना है और आपकी कैपिंग क्या बन रही है, उस कैपिंग पे डिपेंड करेगा कि आपको किस में जाना चाहिए। नवीन जी और कुछ इसमें, क्योंकि चैट बॉक्स तो अभी एम्प्टी है, उसमें जो लेटेस्ट क्वेरी है वो सौम्य जी की आपने सॉल्व कर दी है। इसके अलावा आप इसमें कुछ वैल्यू एडेड चीजें बताना चाहें तो अपनी मैंने जो जो मेडिकल कॉलेज वाला बताया था वो मैं थोड़ा सा और बताऊंगा। मेडिकल कॉलेज के 3 प्लान है हमारे पास, ABC कैटेगरी है, उसमें 3 बोर्ड है। जी। उसमें यूपी गवर्नमेंट ये कह रही है कि 16 डिस्ट्रिक्ट है उनके पास। इन डिस्ट्रिक्ट में अगर आप हॉस्पिटल आपके पास है मान लो 100 बेड का, तो अगर आप मेडिकल कॉलेज बनाते हो तो हम आपको इंसेंटिवाइज करेंगे। किस फॉर्म में करेंगे उसका 3 मॉडल मॉडल दे रखे हैं उन्होंने। एक है कि आपका हॉस्पिटल है एग्जिस्टिंगली तो हम आपको 5 लाख रुपए पर सीट पर ईयर देंगे। 100 सीट का मिनिमम आपको MBBS का कॉलेज खोलना होगा। तो अगर आप देखेंगे तो 25 लाख रुपए पर स्टूडेंट हो गया है, 25 करोड़ रुपए देंगे। आपका हॉस्पिटल, आपका कॉलेज हम सब्सिडाइज कर देंगे। दूसरा B मॉडल है, वो कह रहा है कि आपके पास मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल दोनों ही नहीं है, हम दोनों के लिए आपको लीज पे लैंड दे देंगे, 1 रुपए की लीज पे, और आपको 2 लाख रुपए पर स्टूडेंट पर ईयर दे देंगे। तो लैंड फ्री में मिलेगी और 2 लाख रुपए यानी 10 लाख यानी 10 करोड़ रुपए मिलेंगे। 15 करोड़ की एक तरीके से लैंड मान लीजिए, लैंड हम आपको दे देंगे, आप उस पर बनाइए, सब कुछ करिए, 10 करोड़ तक की सब्सिडी ले लीजिए। या मोड C है कि आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को हम दे देंगे आपको, अपना गवर्नमेंट का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हम आपको दे देंगे रन करने के लिए, और आपको हम दे देंगे 10 करोड़ रुपए इक्विपमेंट खरीदने के लिए, 15 करोड़ रुपए आपको दे देंगे। 10 करोड़ आपको इक्विपमेंट सब्सिडी है, 15 करोड़ आपको वही MBBS वाली जो कॉलेज के लिए देंगे, 15 करोड़, 25 करोड़ प्लस जो पेशेंट आप देखेंगे उसके लिए 100 रुपीज पर पेशेंट भी देंगे, पर साल का 2 करोड़ रुपए। और ये हॉस्पिटल लेकिन आपको बाद में हैंड ओवर करना पड़ेगा, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वो कुछ समय बाद इनको वापस चले जाएगा, कुछ उसमें टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड में इसमें शॉर्ट सिनॉप्सिस जो बने उसमें शायद नहीं लिखा है, लेकिन मुझे जो याद है इसमें कुछ साल तक आप चलाओगे तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, क्योंकि गवर्नमेंट कुछ टाइम बाद आपसे वापस ले लेगी, 10 साल शायद है, 10 साल के बाद वो वापस ले लेती है। हॉस्पिटल्स के लिए काफी मतलब इम्प्रूवाइज चल रहा है। बाकी तो अंकुर जी और सर बताएं, और तो राजस्थान में कैसा रिस्पॉन्स है उसके बाद, क्योंकि इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है, तो मैं समझता हूँ क्योंकि मेरे कई फ्रेंड अभी मतलब लोगों ने इंक्वायरी करी, क्योंकि वहाँ पे वो लोग होटल वगैरह बना रहे हैं जोधपुर वगैरह में, इन सब में अक्सर होटल की क्वेरी बहुत आती है राजस्थान से। अभी काफी चल रहा है राजस्थान में भी। जो ये नई स्कीमें जो आई है ग्रांट की, उसमें जी काफी कुछ रिलैक्सेशन दिया है। बस में थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है कि होटल हुआ, गेस्ट हाउस हुआ, हॉस्टल हुआ, ये सब सिमिलर हैं, रेजिडेंशियल है।
इनमें अलग 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 तरह की सब्सिडी हैं। मतलब जैसे है ना, आप गेस्ट हाउस जाओगे तो उसमें अलग बेनिफिट मिलेंगे। आप जी हॉस्टल जी बनाना चाहोगे बच्चों के स्टाफ स्टाफ स्टूडेंट के हिसाब से, उसके अलग उसके लिए अलग सब्सिडीज है। बहुत सारे बेनिफिट अलग अलग है भाई, जिनको क्लासिफिकेशन करना होगा हमको कि कहाँ मैक्सिमम हम बेनिफिट निकाल सकते हैं। वो अपन को सुटेबल देखते हुए, यूज देखते हुए निकाल सकते हैं। तो गवर्नमेंट भी काफी प्रमोट कर रही है इन चीजों को। मैं वही देख रहा हूँ कि गवर्नमेंट आजकल काफी जोर दे रही है इस चीज पे। इन्वेस्टर समिट लगभग लगभग हर, मुझे लगता है हर स्टेट में अब हो रही है। और बिल्कुल मोर और बिल्कुल। लेस यही मतलब इंडस्ट्रियल पॉलिसी वही लार्ज, मतलब एमएसएमई को दे दिया हमने एक बेनिफिट भी। मतलब आप कोई भी बिजनेस खोल लीजिए, 15 से 20% तो आप मान के चलिए कि कैपिटल सब्सिडी आपको मिल जाएगी। और इंटरेस्ट बिल्कुल सबवेंशन भी 2% से लेकर 5% तक का इंटरेस्ट सबवेंशन है। एवरेज में एक एवरेज की बात करूँ तो इतना तो है। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। प्रोजेक्ट हमें देखना है कि हम कितना आगे, देखिए क्लाइंट के लिए आज की डेट में वैल्यू एडेड प्रैक्टिस ही काम आएगी। मुझे भी लगता है हम लोगों ने भी अपने आप को उधर ही शिफ्ट किया है। हम लोग ज्यादातर वो चीजें ही कर रहे हैं जिसमें वैल्यू एडिशन हम इन फॉर्म ऑफ उसकी प्रोजेक्ट वायबिलिटी दे सके और कुछ और दे सके। तो वो 100%। हम लोगों को मतलब मुझे लगता है कि सब सीएस जो भी देख रहे हैं इस वेबिनार को, वो लोग अपनी प्रैक्टिस में कहीं ना कहीं इस चीज को इंक्लूड करें। 100% नया अपॉर्चुनिटीज, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इसमें। कंप्लीट हो गया तो वोट ऑफ थैंक्स, पंकज जी आपकी तरफ से वोट ऑफ थैंक्स हो जाए मेंबर्स को। सर वो निर्भीक जी आ रहे हैं अभी वो निर्भीक जी जी को, पंकज निर्भीक जी, जी। वेलकम अगेन सो निर्भीक जी। यस प्लीज, वोट ऑफ थैंक्स सो जी। थैंक यू पंकज जी। जी और स्पेशली थैंक्स टू अवर डियर चेयरमैन अंकुर गुप्ता जी कि बैक टू बैक आप लगातार, बारिश का मौसम है और वर्चुअल वेबिनार्स की बारिश होती जा रही है, ज्ञानवर्धन बारिश होती जा रही है। और ऐसे टॉपिक्स जो लास्ट टाइम में था हमारा एसएमई आईपीओ हो, चाहे अभी रिसेंटली जो नई अपॉर्चुनिटी का आपने बताया, डेफिनेटली कई सारे अपॉर्चुनिटी हम देख रहे हैं। उनमें से एक अपॉर्चुनिटी आज नवीन भाई आपने बहुत ही अच्छे तरह से डिलीवर किया। और जो भी सीआरसी की ब्रांचेस के मेंबर्स हमारे जुड़े हैं, सभी को नो डाउट काफी बेनिफिट हुआ होगा। सो अगेन थैंक्स टू नवीन भाई, एंड थैंक्स टू ऑल द ब्रांच मेंबर्स, कमिटी मेंबर्स, एंड हमारी सीआरसी टीम, जिनकी बदौलत एक स्ट्रॉन्ग टीम, जिनकी बदौलत हम ये सारे वेबिनार्स कर पाते हैं। सो इसी प्रकार हमारे जो सीआरसी के आगे भी समाधान से संपर्क से समाधान प्लस सीआरसी आपके द्वार, साथ ही वेबिनार्स, ऐसे कई सारी कैंपेनिंग हम सीआरसी कर रही हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी में एक्टिवली इसी प्रकार पार्टिसिपेट करते हैं। अगेन थैंक यू सो मच। थैंक यू निर्भीक जी। मैं सभी पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, हमारे अंकुर गुप्ता जी चेयरमैन सीआईआरसी, और हमारे रीजनल काउंसिल मेंबर्स जो हमसे जुड़े, निर्भीक गांधी जी, धवल कोठारी जी, एंड इन एब्सेंशिया जयेंद्र कुमार तिवारी जी, सेक्रेटरी सीआईआरसी, एंड मोस्ट सिंसियर deliberation today for CA Naveen Agrawal ji for his insightful session on the government grants and subsidies. विशिंग कि हम फ्यूचर में भी इस तरह के आगे प्रोग्राम करें। एंड आई फील लाइक कि ये जो डायरेक्शन है हमारी क्लाइंट्स को गाइड करने की, वो हमेशा बनी रहे और क्लाइंट्स हमसे इसी तरह से जुड़ा रहे। थैंक यू। थैंक यू पंकज जी, थैंक यू अंकर जी, थैंक यू निर्भीक भाई, थैंक यू सीआईआरसी। बिल्कुल थैंक, मिल देंगे सर, जरूर आगे के और वेबिनार्स हम लोग सब करते रहेंगे। अब एक दिन राजस्थान बुलाइए सर, गिरविक जी और अंकुर सर, एक दिन हमें राजस्थान बुलाइए, एक दिन आप उत्तराखंड आइए। बिल्कुल 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 यही बिल्कुल। आरआरसी कराएंगे। सर बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली। इनविटेशन थैंक यू हमारी रहेगी बरेली, और यहाँ पे सर को जरूर आना है। सब पूरी सीआईआरसी की टीम को लेकर आए सर। बिल्कुल सर, आता है, प्लान करते हैं। ठीक है। थैंक यू सर। ओके। थैंक यू सर, थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू वेरी मच अगेन, थैंक यू।